एपिसोड 1 to 10। अध्याय 1। 10,000 महान पर्वत। शाओ नुओ, तो तुम इतने समय से मुझे धोखा दे रही थी। तुम कितनी निर्दयी हो। जियांग चेन दुर्स्वप्न से जागते ही दहाड़ उठा। उसकी छाती तेजी से सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसने चारों ओर देखा और खुद को एक अपरिचित कमरे में लेटा हुआ पाकर आश्चर्यचकित रह गया। अचानक कुछ याद आने पर उसका चेहरा सदमे से भर गया। मैं मरा नहीं, असंभव। मुझे असीम शासक ने हृदय में भेद दिया था। एक महान एकता स्वर्ण अमर भी मुझे नहीं बचा सका। तुरंत ही परिचित और अपरिचित दोनों प्रकार की अनगिनत छवियां ज्वार की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। अंत में उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे पता चलता था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। 9 स्वर्ग महाद्वीप। क्या ये पवित्र क्षेत्र का सबसे बाहरी लोक नहीं है? क्या मैं सचमुच 16 वर्षीय लड़के के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूं? जियांग चेन ने अपनी बांह को जोर से चुटकी काटी और दर्द ने उसे बताया कि यह कोई सपना नहीं था। 500 साल बाद यही बात उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित कर गई। पवित्र क्षेत्र से चाहे कितनी भी दूर हो, वापस लौटने का हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है, लेकिन समय निर्दयी होता है और 500 वर्षों में बहुत कुछ घटित हो सकता है। अपनी वर्तमान दुर्दशा के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर क्रोध के भाव उभर आए। उनका जन्म लिंगयुन हॉल में हुआ था, जो पवित्र क्षेत्र की 3 महान शक्तियों में से एक है। हॉल के स्वामी उनके पिता थे और वे पवित्र क्षेत्र के 4 ऋषियों में से एक थे। एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को जन्म देता है, एक फीनिक्स दूसरी फीनिक्स को जन्म देती है। तार्किक रूप से जियांग चेन को भी बू फैन होना चाहिए था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना चाहिए था, लेकिन भाग्य ने एक मजाक खेला। उसका शरीर पुनर्तः मेरिडियन था, जो स्वाभाविक रूप से साधना करने में असमर्थ था। उनके पिता ने पवित्र क्षेत्र में सभी सक्षम लोगों और विचित्र व्यक्तियों की तलाश की, लेकिन वे इसे बदल नहीं सके। इसका अर्थ ये था कि पवित्र गुरु का पुत्र एक निकम्मा था जो कभी मजबूत नहीं हो सकता था। सौभाग्य से लिंगयुन हॉल एक स्नेहपूर्ण स्थान था। उसके बड़े भाई और बड़ी बहनें उसकी बहुत अच्छी देखभाल करते थे और उसके माता पिता उस पर बहुत स्नेह करते थे। उन्हें डर रहता था कि उसे जरा सी भी तकलीफ न हो। हालांकि जियांग चेन साधना नहीं कर सका, लेकिन उसने खुद पर हार नहीं मानी और अपनी ऊर्जा अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित की। पवित्र क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति के रूप में लिंगयुन हॉल के क्लाउड पवेलियन में अनगिनत पुस्तकें थीं, जिनमें सब कुछ समाहित था। यदि इनमें से कई पुस्तकें बाहर आ जाएं, तो वे एक भीषण युद्ध का कारण बन सकती हैं। हॉल मास्टर के बेटे होने के नाते वह उन्हें जब चाहे पढ़ सकता था। साधना करने में असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने इन क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 20 वर्ष की आयु तक औषधीय गोलियों, संरचनाओं, कलाकृतियों के स्वरूपों और पशुओं को वश में करने में उनकी उपलब्धियां पवित्र क्षेत्र की महान शक्तियों से कम नहीं थीं। एक बार जियांग चेन ने तियानशान में 3 दिन और 3 रातों तक औषधि ऋषि के साथ औषधि बनाने की कला पर बहस की। इसके बाद हमेशा अहंकारी रहने वाले औषधि ऋषि ने 4 शब्द कहे, युवा पीढ़ी वाकई अद्भुत है। इससे पवित्र क्षेत्र स्तब्ध रह गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने पौराणिक महारानी जुवान द्वारा छोड़े गए यिन और यांग 6 हार्मोनीज फॉर्मेशन को समझा, जिससे लिंगयुन हॉल को खंडहरों से अनगिनत खजाने प्राप्त करने में मदद मिली। लोग धीरे धीरे यह बात भूल गए कि जियांग चेन साधना नहीं कर सकता था और उसे पवित्र क्षेत्र का प्रथम युवा गुरु कहकर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। अंततः जियांग चेन ने चिकित्सा के क्षेत्र में दाव का अध्ययन शुरू किया। किसी को नहीं पता था कि उनके चिकित्सा कौशल किस स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि बीमारी कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक वह कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, यम भी रोगी को उनसे छीन नहीं सकते थे। 25 वर्ष की आयु में जियांग चेन की मुलाकात ड्रैगन गॉड सोसाइटी की संतनी शियाओ नुओ से हुई, जिनके गुरु 4 ऋषियों में से एक थे। उनकी सुंदरता को पवित्र क्षेत्र की प्रथम सुंदरी के रूप में सराहा गया और साधना में उनकी उपलब्धियां बू फान के स्तर की थीं, जिससे पवित्र क्षेत्र की सभी युवा प्रतिभाएं उनसे बहुत आगे निकल गईं। स्वाभाविक रूप से जियाओ नुओ के भी अनगिनत चाहने वाले थे, लेकिन जियाओ नुओ को जियांग चेन से प्यार हो गया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह साधना नहीं कर सकता था और उसके ज्ञान की सराहना करते हुए। जियांग चेन इस बेदाग महिला की ओर शीघ्र ही आकर्षित हो गया और इसके बाद जो हुआ वह स्वाभाविक था। उनकी शादी की खबर ने उस समय पवित्र क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी थी। शादी के दिन जियांग चेन ने सच्चे मन से दुल्हन के कमरे में प्रवेश किया और पलंग पर बैठी दुल्हन को देखा। वह उत्साह से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और बड़े लाल रेशमी कपड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे घोर आश्चर्य हुआ जब उसने एक ठंडा चेहरा और एक दिव्य हथियार का तेज धार वाला यंत्र देखा। क्यों, शियाओ नुओ, तुमने ऐसा क्यों किया?
इस समय जियांग चेन ने उन यादों को खंगालना शुरू कर दिया जो उसकी नहीं थी, इस उम्मीद में कि उसे पवित्र क्षेत्र के बारे में कोई खबर मिल जाए। हालांकि 9 स्वर्गों का महाद्वीप पवित्र क्षेत्र से बहुत दूर था और उनके बीच का मार्ग स्थिर नहीं था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले लोग पवित्र क्षेत्र और लोगों के अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें 500 साल बाद पवित्र क्षेत्र की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जियांग चेन को नहीं पता था कि उसके माता पिता अब कैसे हैं, और न ही उसे मारने के बाद शियाओ नुओ का क्या होगा। लिंग्यून हॉल में वह किसी भी हालत में भाग नहीं पाएगी। हालांकि जियाओ नुओ ने हत्या को अंजाम देने के लिए बहुत प्रयास किए थे, इसलिए इसके पीछे कोई अकल्पनीय कारण अवश्य रहा होगा। उसने शराब के आदी सीनियर ब्रदर बाई जुवान और सीनियर सिस्टर यू किन के बारे में सोचा, जो सीनियर ब्रदर बाई जुवान को पसंद करती थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। साथ ही सीनियर ब्रदर जी शिन और यी जिन के बारे में भी सोचा, जो सारा दिन शतरंज खेलते रहते थे। अगर कोई दुर्घटना न हो तो उनकी उम्र अब तक जीने के लिए काफी है। कृपया कृपया कोई दुर्घटना न होने दें। जियांग चेन, जो कुछ नहीं कर सकता था, केवल मन ही मन आशा कर सकता था। टोंगटियन क्षेत्र के बिना समतल मार्ग के टूटने का सामना करना असंभव है। क्या मैं इस जीवन में कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? रुको, मैं अब पुनर्तः मेरिडियन शरीर नहीं हूं, मैं साधना कर सकता हूं। उसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसका शरीर अब पुनर्तः मेरिडियन शरीर नहीं रहा था। हालांकि वह बेहद कमजोर था, फिर भी उसमें वह सब कुछ समाहित था जिसका उसने कभी सपना देखा था। मेरी क्षमताओं के साथ टोंगटियन क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जियांग चेन ने टोंगटियन क्षेत्र तक साधना करने और 500 साल बाद पवित्र क्षेत्र में लौटने का निश्चय कर लिया। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे जियांग चेन का ध्यान वापस कमरे की ओर गया। उसने गंभीरता से कमरे का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर चंदन की हल्की खुशबू फैली हुई थी। खिड़की की खोखली नक्काशीदार जाली से सर्दियों की धूप की हल्की किरणें छनकर आ रही थीं, और उसके नीचे रेशम की बेहतरीन चादरों से सजा एक बड़ा और मुलायम पलंग था। बाहर से दरवाजा धक्का देकर खोला गया, जिससे 14 या 15 वर्ष की एक सुंदर नौकरानी दिखाई दी, जो छोटी और नाजुक थी और हल्के नीले और सफेद रंग के लंबे गाउन में सजी हुई थी। युवा स्वामी, आप जाग गए। ये तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, उसने जियांग चेन को बिस्तर पर बैठे देखा। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वह खुशी से चिल्लाए और झट से भाग गई। जियांग चेन जानती थी कि वह ग्रेट मैडम को सूचित करने वाली है, जो इस शरीर की माता भी थी। उसके वर्तमान शरीर का नाम निंग चेन था, जो निंग हवेली का युवा स्वामी था, जो एक शक्तिशाली परिवार था जो 10,000 पहाड़ों में नानफेंग रिज को नियंत्रित करता था और एक तरफ अपना वर्चस्व स्थापित करता था। किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले दुनिया पूर्ण और अद्वितीय थी। बाद में एक भीषण विस्फोट हुआ और वह विशाल दुनिया टुकड़ों में बिखर गई, जिससे विभिन्न समतल दुनियाओं का निर्माण हुआ। पवित्र क्षेत्र सभी खंडों में सबसे पूर्ण और विशाल है, और यह अन्य समतल जगतों का केंद्र है। 9 हेवंस कॉन्टिनेंट सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाले समतल ग्रहों में से एक है। यह महाद्वीप कई क्षेत्रों में विभाजित है। 10,000 पर्वत, जहां जियांग चेन वर्तमान में है, अग्नि क्षेत्र का एक छोटा सा कोना है, और नानफेंग रिज 10,000 पर्वतों का एक कोना है। फायर डोमेन के मंच पर निंग मैंशन का जिक्र करना भी उचित नहीं है, लेकिन 10,000 माउंटेन्स में यह एक शक्तिशाली ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निंग चेन के पिता निंग किंगयू नानफेंग रिज के गौरव थे, असाधारण प्रतिभा से संपन्न, हर चीज को शीघ्रता से सीखने वाले और 20 वर्ष की आयु से पहले ही दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचने वाले व्यक्ति थे। अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीकों के कारण उनकी प्रसिद्धि 10,000 पहाड़ों से भी आगे तक फैली हुई थी। बाद में निंग किंगयू अग्नि क्षेत्र के महान शक्ति स्वर्गीय पवन ताओवादी के शिष्य बन गए। उनकी सभी सच्ची शिक्षाओं को विरासत में प्राप्त किया और अग्नि क्षेत्र की किंगयून रैंकिंग में शीर्ष 50 विशेषज्ञों में से एक बन गए। हालांकि उसके बाद उस प्रमुख व्यक्ति ने कोई और शानदार उपलब्धि हासिल नहीं की। क्योंकि निंग किंगयू की मुलाकात निंग चेन की मां से हुई, वह निंग हवेली लौट आए और उसने एक गर्मजोशी भरा पारिवारिक माहौल बनाया। देखते ही देखते 10 साल से अधिक समय बीत गया और निंग चेन का जन्म हुआ। अपने पिता की तरह उसने भी असाधारण प्रतिभा दिखाए और यह अफवाह भी फैल गई कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां उसके पिता से भी कहीं अधिक होंगी। 16 वर्ष की आयु में निंग चेन ने मेरिडियन उद्घाटन समारोह में भाग लिया। देशांतर रेखाएं किसी व्यक्ति की नींव होती हैं। चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना हो या अपनी शक्ति का प्रयोग करना हो, मेरिडियन अपरिहार्य है।
तथाकथित मेरिडियन ओपनिंग सेरेमनी का उद्देश्य मेरिडियन की पूरी क्षमता को उजागर करना है। पवित्र क्षेत्र में जियांग चेन भी युवावस्था में उत्कृष्ट थे, लेकिन मेरिडियन ओपनिंग के बाद यह पाया गया कि उनका शरीर पूर्ण रूप से मेरिडियन रूप से कमजोर है, जिसके कारण वे साधना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इस संदर्भ में निंग किंग्यू विशेष रूप से अपने बेटे को मेरिडियन उद्घाटन समारोह के लिए 10,000 पहाड़ों के बाहर स्थित ब्लैक ड्रैगन सिटी ले गया था। ये निंग परिवार की मुख्य शाखा थी। नानफेंग रिज में स्थित निंग हवेली का वंश ब्लैक ड्रैगन सिटी से निकला था, जो उनकी पैतृक भूमि थी। सम्मान दिखाने के लिए निंग हवेली की प्रत्येक पीढ़ी के उत्तराधिकारी को मेरिडियन उद्घाटन समारोह के लिए वहां जाना पड़ता था। मेरिडियन ओपनिंग के बाद निंग चेन में एक अद्वितीय दिव्य मेरिडियन पाया गया। वह मेरिडियन उसके पिता के मेरिडियन से 100 गुना अधिक उत्कृष्ट था। हालांकि उसी समय दुर्भाग्य का भी सिलसिला शुरू हो गया। निंग परिवार की मुख्य शाखा की महान महिला ईर्ष्या और जलन से ग्रस्त थी, क्योंकि उनके बेटे निंग हाओटियन ने निंग चेन के साथ मेरिडियन ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया था, लेकिन उनकी मेरिडियन क्षमता एक साधारण व्यक्ति की तुलना में केवल थोड़ी ही बेहतर थी। उस रात निंग किंग्यू के दूसरों के साथ जश्न मनाने के कारण नशे में होने का फायदा उठाते हुए बड़ी महिला ने चुपके से निंग चेन को अपने पास बुलाया, उसकी दिव्य नाड़ी निकाल ली और उसे अपने बेटे में प्रत्यारोपित कर दिया। उसके बाद जियांग चेन को पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ की यादें बहुत धुंधली हो गई थीं। निंग चेन की दिव्य नाड़ी छीन लिए जाने के बाद वह बहुत कमजोर हो गया और बेहोश पड़ा रहा। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और जियांग चेन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। जब जियांग चेन जागा तो वह निंग चेन के पुराने कमरे में लेटा हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सिटी से लौट आया था। इसी क्षण दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। चेना, उस व्यक्ति के आने से पहले ही एक चिंतित आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने एक खूबसूरत महिला को देखा, जो आकर्षक और फुर्तीली थी, और उसने अनार के रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी। ये चेहरा देखकर जियांग चेन की भावनाएं अनियंत्रित हो गईं और उसने कहा, माँ, पिताजी अब कैसे हैं? ये शब्द लगभग अनायास ही मुंह से निकल गए और बोलने के बाद जियांग चेन स्तब्ध रह गया। मैंने इस शरीर और यादों पर अधिकार कर लिया है, इसलिए एक तरह से मैं ही निंग चेन हूँ। इस पर ज्यादा सोचे बिना ही जियांग चेन को राहत मिली, साथ ही थोड़ी सी बेबसी भी महसूस हुई। ये सुनकर महिला ने अपनी आंखें नीचे कर ली, उसकी भौहों पर एक अवर्णनीय उदासी और शोक के भाव झलक रहे थे। लेकिन उसके पीछे आई नौकरानी ने गुस्से से यह बात बताई। निंग चेन की दिव्य नाड़ी निकाले जाने के अगले दिन नशे से होश में आए निंग किंग्यू ने अपने बेटे को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखा और क्रोधित हो गया। उसने न्याय पाने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। किंग्यून रैंकिन के विशेषज्ञ के रूप में, यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 10 साल से अधिक समय बिताया था, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वह और भी मजबूत हो गई थी। सफेद वस्त्र और लंबी तलवार लिए उसने ब्लैक ड्रैगन सिटी में तहलका मचा दिया। निंग परिवार की मुख्य शाखा के सभी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी बाहर आ गए, लेकिन कोई भी निंग किंग्यू के तेज हथियार को रोक नहीं सका। उस दिन निंग परिवार की मुख्य शाखा के अनगिनत लोग मारे गए या घायल हुए। जब तक महान शिया राजवंश के लोगों को इस बारे में चिंता नहीं हुई, तब तक दोनों पक्षों ने लड़ाई बंद नहीं की। निंग किंग्यू ने जोर देकर कहा कि महान महिला उनके बेटे को उनके हवाले कर दे। अप्रत्याशित रूप से निंग परिवार की मुख्य शाखा ने यह बहाना बनाया कि दिव्य मेरिडियन को दोबारा प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। यदि आप निंग हाओटियन को नष्ट कर देते हैं, तो यह अद्वितीय दिव्य मेरिडियन व्यर्थ हो जाएगा, और केवल मौद्रिक मुआवजा पेश किया। महान जिया राजवंश ने ब्लैक ड्रैगन सिटी का साथ इसलिए भी दिया क्योंकि निंग हाओटियन की राजवंश की राजकुमारी के साथ शादी की सगाई हो चुकी थी, और राजवंश स्वाभाविक रूप से आशा करता था कि दिव्य मेरिडियन निंग हाओटियन के पास ही रहेगा। निंग किंग्यू ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह साबुत टाइल की बजाय टूटे हुए जेड पत्थर की तरह रहना पसंद करता था, और उसने अपने बेटे के लिए न्याय पाने की कसम खाई। परिणामस्वरूप मध्यस्थता करने आए महान जिया राजवंश ने भी युद्ध में भाग लिया। ड्रैगन गॉड जनरल के नाम से प्रसिद्ध जू जिंगटियन ने निंग परिवार की मुख्य शाखा के विशेषज्ञों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। अंततः निंग किंग्यू की शक्ति समाप्त हो गई और निंग परिवार ने एक विशेष सैन्य संरचना का उपयोग करके उसे दबा दिया। मास्टर पर अनादर का आरोप लगाया गया था और अब उन्हें निंग परिवार द्वारा ब्लैक ड्रैगन रसातल के नीचे कैद कर दिया गया है। नौकरानी के ऐसा कहते ही महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और रोने लगी। बिना पूछे ही यह स्पष्ट था कि ब्लैक ड्रैगन एबिस एक बेहद खतरनाक जगह थी। बहुत ज्यादा, ये तो हद से ज्यादा है। ये सुनकर जियांग चेन क्रोधित हो गया और घबरा कर बोला, आपने न्याय की अध्यक्षता के लिए स्वर्गीय पवन ताओवादी को क्यों नहीं बुलाया?
जब उसने अभी अपनी यादों को खंगाला तो उसे पता चला कि उसके पिता का भी एक अद्भुत गुरु था। गाओ यू ने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। पता चला कि हेवनली विंड ताओइस्ट स्वर्गीय बाहरी युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लड़ रहा था और उसे नौ स्वर्ग महाद्वीप पर क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। निंग हवेली उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पाए। अगर ब्लैक ड्रैगन सिटी को हेवनली विंड ताओइस्ट से सावधान न रहना होता तो निंग किंग्यू को कैद करना इतना आसान नहीं होता। चेना, तुम कैसी हो? क्या तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है? गाओ यू की पतली पतली भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। जुएर ने सिर हिलाया, जल्दी से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद बहुत घबराहट भरे चेहरे के साथ वापस लौटी। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। पश्चिमी आंगन से लोग घर में घुस आए हैं। पश्चिमी आंगन। गाओ यू को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पश्चिमी आंगन इस समय क्यों आएगा। अध्याय 2, पूर्वी आंगन में कोई नहीं। जियांग चेन को अपनी यादों से पता चला कि निंग हवेली को 4 आंगनों में विभाजित किया गया था, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। वह इस समय पूर्वी आंगन में ही था और यह निंग हवेली के हर उत्तराधिकारी का निवास स्थान भी था। बाकी 3 आंगन उनके पिता के भाइयों, उनके चाचाओं के लिए थे। उनके दूसरे चाचा पश्चिमी आंगन में रहते थे, लेकिन वे और उनके पिता सौतेले भाई थे और उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। निंग हवेली के वर्तमान स्वामी निंग चेन के दादा थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सिटी की घटनाओं के बाद वह ये कहते हुए दिखाई नहीं दिए कि वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और किसी से नहीं मिलेंगे। अब वेस्ट कोर्टयार्ड का माहौल आक्रामक था और उनके इरादे अच्छे नहीं थे। नमस्ते चाची। 17 या 18 वर्ष का एक युवक बेखौफ होकर अंदर आया। उसने सफेद ब्रोकेड का चोला पहना हुआ था, उसकी कद काठी लंबी और सीधी थी और उसका व्यवहार असाधारण था, लेकिन जब उसके पतले होठों को एक साथ दबाया गया तो वे कुछ हद तक आक्रामक और तीक्ष्ण जुबान वाले प्रतीत हुए। निंग जियान, क्या तुमने ही लोगों को पूर्वी आंगन में घुसपैठ करने के लिए उकसाया था? गाओ युए ने ठंडे स्वर में कहा, उसके चारों ओर अधिकार की एक अदृश्य आभा सूक्ष्म रूप से प्रकट हो रही थी। उसके बगल में खड़ी जियांग चेन ने अनुमान लगाया कि उसकी मां निश्चित रूप से एक साधारण महिला नहीं थी। लेकिन निंग जियान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए बोली, आंटी, पूर्वी आंगन हमेशा से निंग हवेली के अगले वारिस का निवास स्थान रहा है। अब जब चाचा को पकड़ लिया गया है और निंग चेन अपाहिज हो गया है, तो चाचा के इस वंश में अब कोई नहीं बचा है। क्या आपको यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए? बाहर निकलना। जियांग चेन को इस दुनिया में आते ही ऐसी बात का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ये निंग जियान पूर्व निंग चेन के साथ पला बड़ा था, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा खराब थे। उसे हमेशा हर चीज में निंग चेन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। अगर वह जीत भी न पाता तब भी वह तरह तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों और उकसावों का सहारा लेता। आप कहते हैं हटो और हम हट जाते हैं। गाओ यू ने पूछा। मौसी, बात सीधी सी है। चाचा जी यहाँ नहीं है, इसलिए परिवार के मुखिया का पद इस अपाहिज को नहीं सौंपा जा सकता जिसकी नसें छीन ली गई हैं। अगर आप एक और बच्चे को जन्म भी देती हैं तो वह चाचा जी का ही बच्चा होगा, लेकिन चाचा जी तो ब्लैक ड्रैगन एबिस में कैद हैं। अहंकारी। उसके दुख के बारे में इतनी बेशर्मी से बात करते हुए सुनकर गाओ यू अचानक खड़ी हो गई, अपनी आस्तीन झटक दी और हवा का एक तेज झोंका जमीन पर बह गया। निंग जियान विरोध करने में असमर्थ था और दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। चाची, आप। निंग जियान बुरी तरह डर गया। उसने हमेशा गाओ यू को एक साधारण महिला ही समझा था और उससे इतनी ताकत की उम्मीद कभी नहीं की थी। जियांग चेन भी बहुत हैरान था। उसकी यादों में उसकी माँ, जिसने निंग हवेली में शादी की थी, ने कभी कोई कदम नहीं उठाया था। ये कम से कम दिव्य यात्रा क्षेत्र की क्षमता है। जियांग चेन ने साधना नहीं की थी, लेकिन उसकी पारखी दृष्टि उत्कृष्ट थी। चाहे कोई भी लोक हो, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी नश्वर प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, जिससे वे लगातार मजबूत होते जाते हैं। इस प्रक्रिया में मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर क्षेत्र प्रणालियों के एक समूह द्वारा चिन्हित किया जाता है। 9 स्वर्ग महाद्वीप पर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं क्यूई संघनन क्षेत्र, जुआन क्षेत्र, दिव्य यात्रा क्षेत्र और टोनटेन क्षेत्र। ची संघनन क्षेत्र सभी की शुरुआत है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची को एकत्रित करके उसे अपने भीतर संग्रहित सच्ची ची में परिवर्तित किया जाता है, 1 से 9 तक। जब तक कि सच्ची ची 9 स्वर्गों तक नहीं पहुंच जाती, फिर एक और कदम आगे बढ़कर जुआन क्षेत्र तक पहुंचा जाता है। बड़ों के मामलों में तुम्हारे जैसे बच्चे को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम सच में चाहते हो कि हम यहां से चले जाएं, तो अपने पिता को बुलाओ। गाओ युए ने उसे निर्दयता से फटकार लगाई, लेकिन निंग जियान नहीं गया।
उसने आंखें घुमाते हुए कहा, चाची, शायद मेरा रवैया समस्याग्रस्त है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अगर आप मुझे मार भी देंगी तो भी ये तथ्य नहीं बदलेगा कि पूर्वी आंगन का पतन हो चुका है। ये शब्द बेहद दुर्भावनापूर्ण थे और गाओ यू को समझ नहीं आ रहा था कि इनका खंडन कैसे करे। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। जियांग चेन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह बिस्तर से उठा और जोर से बोला, निंग जियांग, मैं अपाहिज हूं या नहीं, ये तय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। निंग चेन, तो तुम जाग गए। तुम्हारी दिव्य नारी छीन ली गई है और तुम्हारी शेष नारियां तुम्हारी साधना में सहायक नहीं है। अब तुम भला क्या उपलब्धियां हासिल कर पाओगे? उन्होंने जियांग चेन को बोलने का मौका दिए बिना ही कहा, मैं अब ची संघनन क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में हूं। तुम पहले 9वें स्वर्ग में थे, लेकिन अब तुम केवल दूसरे स्वर्ग में हो। निंग चेन पहले 9वें स्वर्ग तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी नसों के छिन जाने की घटना के बाद उसकी वास्तविक ऊर्जा बह गई और उसका वर्तमान स्तर ऊर्जा संघनन क्षेत्र द्वितीय स्वर्ग तक गिर गया। ये तो बस अस्थायी है। वैसे भी पूर्वी आंगन चाहे जैसा भी हो, तुम्हें यहां बकवास करने का कोई हक नहीं है। जियांग चेन चिल्लाया। निंग जियांग गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन फिर अचानक हंसते हुए अजीबोगरीब लहजे में बोला, आधे महीने में शीतकालीन शिकार शुरू हो जाएगा। तुम अब बालिग हो चुके हो और तुम्हें इसमें भाग लेना ही होगा। तुम्हारी मौजूदा हालत देखकर सबको पता चल जाएगा कि तुम विकलांग हो या नहीं। क्या ऐसा है? तो फिर देखते हैं। जियांग चेन बहस जीतना नहीं चाहता था, वो बस इस परेशान करने वाले आदमी से छुटकारा पाना चाहता था। जिद्दी निंग जियान ने होंठ सिकुड़े और आस्तीन झटकते हुए चला गया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। जैसा उसने कहा था, शीतकालीन शिकार शुरू होने ही वाला था। असली खेल तो तभी शुरू होगा। जियांग चेन इस साल 16 साल का हो गया था, यानी बालिग। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हुई तो वह जल्द ही अपने पहले शीतकालीन शिकार में भाग लेगा। हालांकि जैसा कि निंग जियान ने कहा, उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में लगभग एक अपंग जैसी थी। शीतकालीन शिकार के दौरान यदि कोई चीज संघनन क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में नहीं था तो ये बहुत खतरनाक होगा। निंग जियान के जाते ही गाओ युए थकी हुई सी बैठ गई। माँ, चिंता मत करो, मैं पूर्वी आंगन कभी नहीं छोड़ूंगा। जियांग चेन ने बोलते समय अपनी माँ के चेहरे के भावों को देखा और उसे संदेह का आभास हुआ। गाओ यू ने गौर किया कि उसका बेटा पहले से बदल गया था, मानो वह रातों रात बड़ा हो गया हो। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद उसे परिपक्व हो जाना चाहिए था। गाओ युए ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। माँ, चिंता मत करो, मैं पिताजी को जरूर बचा लूंगा। जियांग चेन ने आगे कहा। गाओ यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से अपने बेटे के चेहरे पर एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प देखा। जियांग चेन के वर्तमान शरीर की नसें बेहद नाजुक थीं और उसका स्तर गिरकर क्यूई संघनन स्तर के द्वितीय स्वर्ग तक पहुंच गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जियांग चेन अब पहले वाला निंग चेन नहीं रहा था। वह पवित्र क्षेत्र के लिंगटियन महल से आया था, जहां अनगिनत गुप्त नियमावली और ग्रंथ थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे वे सब कंठस्थ थे। जिन चीजों का वह स्वयं उपयोग नहीं कर सकता था, उन्हें याद रखने का कारण ये था कि वह उनकी खूबियों और कमियों को समझ सके, ताकि अपने आसपास के लोगों के संघर्ष में उनकी मदद कर सके। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वे खेती करने में सक्षम होंगे। डॉट 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 निंग हवेली महज 4 दीवारों से घिरी एक रिहायशी इमारत नहीं थी। हवेली का क्षेत्रफल पूरे पहाड़ी शहर को अपने अंदर समेटे हुए था। चारों आंगनों का निर्माण शहर और उसके दिशात्मक नामों के अनुरूप स्थानों पर किया गया था। इसी समय निंग जियान पश्चिमी आंगन में लौट आया और उसने अपने पिता, पश्चिमी आंगन के स्वामी निंग त्यानिक्सियोन को अभी अभी हुई घटना के बारे में बताया। तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, मैं उन्हें भगा नहीं सका। मुझे सफलता की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चिंता मत करो। लक्ष्य तो तुम्हारे दादाजी की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना था। बस इतना है कि साधना कर रही महिला का होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। निंग त्यानिक्सियोंग एक बहुत ही हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने पशु का चोला पहना हुआ था। उसका चेहरा चौकोर था और दाढ़ी जंगलीपन से भरी हुई थी, और उसकी आंखें चमकदार और भेदक थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाओ यू कितना शक्तिशाली था। आखिरकार उनका बेटा केवल ची संघनन क्षेत्र में था, कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। दादाजी की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना है। निंग जियान ने उत्सुकता से देखा। पूर्वी आंगन में कोई नहीं है, और निंग परिवार के विकास के लिए आपके दादाजी स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि निंग हवेली मुझे विरासत में मिले। लेकिन उन्हें अफवाहों का डर है और पूर्वी आंगन के लोगों के मन में संशय पैदा होने का भी डर है।
इसलिए वे एकांत में रह रहे हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि पूर्वी आंगन स्वयं इसके लिए अनुरोध करे। निंग जियान ने गुस्से से कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि निंग चेन हार मानने को तैयार नहीं है। अगर वो हार नहीं मानता तो क्या होगा? हम धीरे धीरे पूर्वी आंगन की सारी संपत्ति हड़प लेंगे। वैसे भी ये सब निंग हवेली की संपत्ति है और तुम्हारे दादाजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक उस निंग चेन की बात है, जियान आधे महीने में विंटर हंट शुरू हो जाएगा। उस समय तुम अच्छा प्रदर्शन करना और निंग चेन को शर्मिंदा करना। फिर मैं तुम्हारे दादाजी से बात करूंगा और उसके बाद हम पूर्वी आंगन में रहने चले जाएंगे। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सफलता की गारंटी देता है। निंग जियान को पूरा भरोसा था, मौजूदा जियांग चेन से उसे कोई खतरा नहीं था। अध्याय 3 फैन 2। अगले दिन बूढ़े मास्टर निंग ने मुख्य बटलर के माध्यम से एक खबर की घोषणा की, लेकिन ये पूर्वी आंगन और पश्चिमी आंगन के मुद्दे के बारे में नहीं थी जिसके बारे में निंग तियानिक्सियोन चिंतित था, बल्कि यह उपनाम में बदलाव के बारे में थी। निंग हवेली का नाम बदलकर जियांग हवेली कर दिया गया। निंग उपनाम को बदलकर जियांग मनो उपनाम कर दिया गया। पता चला कि वर्तमान निंग हवेली के पूर्वज कभी जियांग हवेली उपनाम वाले बाहरी लोग थे जो निंग परिवार के प्रति वफादार थे, और उनकी सराहनीय सेवा के कारण उन्हें निंग उपनाम दिया गया था, जो अब तक उपयोग में था। अब निंग ने अपने पोते से उसकी दिव्य मेरिडियन छीन ली थी और अपने बेटे को ब्लैक ड्रैगन रसातल के नीचे कैद कर लिया था। इस उपनाम को न रखना ही बेहतर था। महल में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। निंग ने पूर्वी आंगन के साथ जो किया था वह पूरे कबीले के मुंह पर एक करारा तमाचा था और इससे महल की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। हालांकि इसका मतलब ये था कि जियांग चेन का वर्तमान नाम वापस जियांग चेन ही रह गया। क्या ये भाग्य हो सकता है? जियांग चेन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह फिलहाल अपनी नसों को फिर से सक्रिय करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उनके लिए यह मुश्किल नहीं था, बल्कि इसके विपरीत ये बहुत आसान था। इसके लिए केवल पोषक शास्त्र का एक अध्याय ही पर्याप्त था। पोषक शास्त्र नसों को मजबूत करने की एक गहन साधना तकनीक थी जो संत जगत में बहुत प्रचलित थी। यहाँ तक कि थोड़ी बड़ी सेनाओं के पास भी इसी तरह की साधना तकनीकें होती थीं। लेकिन 10,000 पहाड़ों में यह नहीं था, निंग हवेली में नहीं, जियांग हवेली में यह नहीं था। इसलिए जब हवेली में रहने वाले लोगों को जियांग चेन की नसों की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह फिर कभी उठ नहीं पाएगा। कितना हास्यास्पद है! जियांग चेन ने आह भरी। मेरिडियन का महत्व स्पष्ट था, इसलिए मेरिडियन को किले की तरह मजबूत बनाना बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ लोग अपने भौतिक शरीर के उत्थान के साथ साथ अपने मेरिडियन को केवल संयोगवश ही मजबूत कर सकते थे। सेंट रोमेन में स्थिति पहले से ही सैनिकों का आगे न बढ़ना, पहले रसद की आपूर्ति वाली थी। गहन साधना तकनीकों का अभ्यास करके और शरीर के भीतर की नसों को पोषण देकर जब वे धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं, तो साधना से आधे प्रयास में दोगुने परिणाम प्राप्त होते हैं। साधना के दौरान यदि कोई गलती भी हो जाती तो मेरिडियन उसे सहन कर सकते थे, जबकि यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण इतना सतर्क नहीं था। चलो शुरू करें। पोषक शास्त्र की सारी सामग्री जियांग चेन के दिमाग में आ गई। उसने नौकरानी को उसे परेशान न करने का निर्देश दिया, बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। जैसे जैसे उसकी सांसें नियमित होती गईं, जियांग चेन के चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल दिखाई देने लगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो निरंतर उनकी नसों में प्रवाहित हो रही थी। ये कल्पना करना असंभव था कि जियांग मनो हवेली के लोग इस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके नारियों की मरम्मत करना नहीं समझते होंगे। दरअसल ये बहुत सरल था। आध्यात्मिक ऊर्जा के वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित होने से पहले यह अनगिनत छोटे छोटे कणों में टूट जाती थी जो शरीर के सभी मेरिडियन भागों में बिखरे होते थे। मेरिडियन इस आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतः ही अवशोषित कर लेंगे। जियांग चेन के वर्तमान शरीर में चुन की दिव्य मेरिडियन को हटा दिया गया था, इसलिए उनके मेरिडियन एक सामान्य व्यक्ति के समान थे, लेकिन प्रत्यारोपण के दौरान वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे सामान्य मेरिडियन को भारी नुकसान हुआ था। उसकी छाती के बाएं हिस्से और पेट के किनारे की नसें लगभग कट चुकी थीं। उसके डाटियन ची सागर के पास की नसें बेहद नाजुक थीं, यहाँ तक कि सच्ची ची का थोड़ा सा प्रवाह भी असहनीय दर्द पैदा कर सकता था, और अगर उसने लापरवाही बरती तो ची सागर से जुड़ी नसें टूट जाएंगी और तब वह सचमुच एक अपंत के समान हो जाएगा। आध्यात्मिक ची का सच्ची ची में रूपांतरण डेंटियन के भीतर ची सागर में भंडारण के लिए था, इसलिए यहाँ की मेरिडियन अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जियांग चेन ने सावधानीपूर्वक पोषक शास्त्र का संचालन किया और क्यूई सागर के आसपास के क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
इस प्रक्रिया के दौरान जियांग चेन को पूरे शरीर में गर्मी का एहसास हुआ, मानो वह किसी गर्म झरने में नहा रही हो। अचेतन रूप से आधा दिन बीत गया और उसके डार्टियन के पास की मेरिडियन नसें काफी हद तक ठीक हो गईं। इस हद तक कि ट्रुची के संचार से अब उसे दर्द से कराहना नहीं पड़ता था। उनका राज्य भी द्वितीय स्वर्ग से तृतीय स्वर्ग तक उन्नत हुआ। क्या साम्राज्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? जियांग चेन थोड़ा हैरान था, लेकिन सोचने पर उसे यह बात समझ में आई। आखिरकार वह एक समय 9वें स्वर्ग में था और उसके स्तर में अचानक गिरावट का कारण क्षतिग्रस्त नसें और उसकी दिव्य नस का खो जाना था, लेकिन उससे पहले उसने दिव्य नस के साथ साधना भी नहीं की थी। युवक, भोजन तैयार है, क्या मैं इसे अंदर ले आऊंगा? दरवाजे के बाहर खड़ी नौकरानी ने पूछा। इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चेन पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में आया और उसने अपनी मां गाओयू को भोजन की मेज पर बैठे देखा, जिसके पीछे चुपचाप खड़े नौकरों की एक पंक्ति थी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। गाओयू उदास थी और अपने हाथ में पकड़े कटोरे को खाली निगाहों से घूर रही थी। मां, क्या हुआ? जियांग चेन ने उत्सुकता से पूछा। पश्चिमी आंगन ने हमारे पूर्वी आंगन से प्रतिभाओं को छीनना शुरू कर दिया है। पहले पूर्वी आंगन प्रतिभाओं से भरा हुआ था और खूब चमकता था, जिसकी वार्षिक आय अन्य 3 आंगनों की कुल आय से कई गुना अधिक थी। लेकिन अब गाओयू ने अनजाने में ये शब्द कहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जियांग चेन से ये बातें कहना व्यर्थ है। जियांग चेन को याद आया कि जब वह ब्लैक ड्रैगन सिटी गया था तो वहां सिर्फ वह और उसके पिता ही नहीं थे, बल्कि पूर्वी आंगन से कई दरबारी और वफादार अधीनस्थ भी थे। क्या ब्लड क्लाउड गार्ड्स में से कोई भी वापस नहीं लौटा? जियांग चेन ने घबरा कर पूछा। गाओ यूए कुछ नहीं बोली, उनके चेहरे के भावों ने ही जवाब दे दिया। जियांग चेन का चेहरा गंभीर हो गया। ब्लड क्लाउड गार्ड्स वे सेवक थे जिन्हें उसके पिता ने अपनी बाहरी यात्राओं के दौरान इकट्ठा किया था। वे बेहद वफादार थे और उनमें से प्रत्येक ने जियांग चेन को बड़ा होते देखा था। जियांग चेन, जिसने अब अपनी पहचान स्वीकार कर ली थी, उसके सीने में केवल क्रोध की आग जल रही थी। केवल फैन तू ही लौटा और वही तुम्हें वापस लेकर आया। रास्ते में उसका पीछा किया गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। जियांग किंगयू को ब्लैक ड्रैगन एबिस में कैद कर लिया गया था, लेकिन जो लोग उसके पीछे गए थे वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। ये लोग अटूट रूप से वफादार थे और यहाँ तक कि अगर उनका स्वामी बाघ की मूंछें नोचने भी जाता तो भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चले जाते। इसका परिणाम ये हुआ कि उन सभी को निंग द्वारा मार डाला गया और उनके शवों को ब्लैक ड्रैगन सिटी की शहर की दीवारों पर लटका दिया गया। मैडम, ये बहुत बुरा है। स्टीवर्ट फैन शायद बच न पाए। नौकरानी जुएर बाहर से रोते हुए अंदर भागी आई। गाओ यू जल्दी से उठी और जुएर के पीछे पीछे बाहर चली गई। जियांग चेन तुरंत उसके पीछे नहीं गई। तीनों झटपट पूर्वी आंगन में एक घर के बाहर पहुंचे। अंदर प्रवेश करने से पहले ही वे अंदर से आ रही अराजक आवाजें सुन सकते थे। दरवाजे पर खड़े खड़े ही खून और दवाइयों की तीखी गंध ने उन्हें घेर लिया। गाओ यू ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। उसके पीछे चल रहे जियांग चेन ने देखा कि चिकित्सकों के वेश में कई लोग बिस्तर के पास व्यस्त थे। बिस्तर पर एक बलवान, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति लेटा हुआ था, लेकिन बीमारी ने उसे इस कदर क्षत विक्षत कर दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। मैडम, स्टीवर्ट फैन की चोटें बहुत गंभीर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग चिकित्सक शर्म और लज्जा से भरे चेहरे के साथ तेजी से आगे बढ़ा। युवक, स्वामी महोदया। बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति ने आवाजें सुनी और खुद को सहारा देकर उठने की पूरी कोशिश की। फैन तू, उठो मत। गाओ यू उदास होकर आगे बढ़ी और अनिच्छा से बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ है। महोदया, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर उस समय स्वामी जी ने मेरे भाइयों और मुझे नहीं बचाया होता तो हम सब उस भयंकर बादल गिरोह के बदमाशों के हाथों मारे गए होते। लेकिन मेरे सभी भाई मर चुके हैं। फैन तू के शोकग्रस्त चेहरे पर मानो दर्द गायब हो गया था। आप क्या कर रहे हो? जियांग चेन कमरे में प्रवेश करने के बाद से ही बिस्तर के पास बैठकर सब कुछ देख रहा था। चिकित्सकों को अपना सामान समेटते हुए देखकर और फैन तू के घावों पर उनके उपचार के निशान देखकर वह अचानक गुस्से से भड़क उठा। आप सब इस हालत में हैं तो क्या आप खुद को चिकित्सक कहते हैं? उनके इस अचानक गुस्से भरे आउटबर्स्ट ने सभी को अचंभित कर दिया। सभी चिकित्सक स्तब्ध रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। युवा मास्टर चेन, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। बुजुर्ग चिकित्सक उनके सामने आए, प्रणाम किया और यह कहा, उनका मानना था कि जियांग चेन अपना गुस्सा उन पर निकाल रहा है। मुझे चांदी की सुइयां दो, जियांग चेन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। चिकित्सकों ने एक दूसरे की ओर देखा, वे पूरी तरह से अचंभित थे। चेना, तुम क्या कर रहे हो?
गाओ यू को विश्वास नहीं था कि जियांग चेन में फैन तू को ठीक करने की क्षमता है। माँ, अंकल फैन की जान खतरे में है, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। मैं बाद में समझाऊंगा। जियांग चेन ने चिकित्सक के लकड़ी के बक्से में चांदी की सुइयां सीधे पाई और बिस्तर की ओर दौड़ी, जबकि गाओयू आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ एक तरफ हट गई। ये फैन तू एक कठोर व्यक्ति था जो जीवन और मृत्यु को हल्के में लेता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग चेन उसे बचा पाएगा या नहीं, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, मुझे कभी नहीं पता था कि आप चिकित्सा भी जानते हैं। चिंता मत करो, जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं उनके लिए तो नरक का राजा भी बेकार है, जियांग चेन ने कहा। सेंट डोमेन में हर मरीज इन शब्दों को सुनने का सपना देखता था। अध्याय 4, मृत्यु का फूल। जियांग चेन बिजली की गति से आगे बढ़ी और तेजी से फैन तू के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चांदी की सुइयां चुभो दी, फिर उसकी चोटों के अनुसार सुइयों को घुमाती गई। उसके पीछे खड़े चिकित्सकों ने गर्दनें झुकाकर देखा। वे जियांग चेन की फटकार सुनने को तैयार नहीं थे और जियांग चेन के शानदार चिकित्सा कौशल को देखना चाहते थे। उनकी तकनीक को देखकर लगता था कि जियांग चेन में वाकई कुछ कौशल था, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस उपचार पद्धति को नहीं देखा था। महान चिकित्सक स्टीवर्ट फैन को पीछा किए जाने के कारण चोटें आई, अनगिनत गंभीर घावों के कारण उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया और नसों का क्षय हो गया। सुइयों का क्या उपयोग है? किसी ने चुपचाप बुजुर्ग चिकित्सक से पूछा। उसे छोड़ो, वो पूर्वी प्रांगण का युवा स्वामी है। बुजुर्ग चिकित्सक ने सिर हिलाया। उनके विचार में फैन तू का पतन निश्चित था, इसलिए उन्होंने जियांग चेन को अपनी मर्जी से काम करने दिया। अचानक अविश्वास से बिस्तर पर लेटे फैन तू को देखते हुए उसकी पुतलियां तेजी से चौड़ी हो गईं। उसके पूरे शरीर पर फैली चांदी की सुइयां किसी अज्ञात कारण से चमक रही थीं। प्रकाश आपस में जुड़कर फैन तू के शरीर पर एक विचित्र आकृति बना रहा था। प्रकाश तेजी से चकाचौंध करने वाला होता गया और फैन तू का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। उसके दांत कसकर भींच गए, मानो वह किसी अकथनीय दर्द को सहन कर रहा हो। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो चीख सकती हो। जियांग चेन जानती थी कि यह उपचार विधि कितनी दर्दनाक है और वह नहीं चाहती थी कि फैन तू अपनी चीखों को दबाकर रखे। मामूली सी बात है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। फैन तू ने अपनी सांस रोक ली, उसके शब्द लगभग दांतों के बीच से ही निकल रहे थे। जियांग चेन को इस बलवान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव था। उचित समय आने पर उसने सभी चांदी की सुइयां निकाल लीं। फैन तू के शरीर पर मौजूद रोशनी उनके साथ ही गायब हो गई। कमरे में मौजूद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पहले घावों से ग्रस्त फैन तू पूरी तरह ठीक हो गया था। काला खून पोंछने के बाद नीचे स्वस्थ त्वचा दिखाई दी। कितना ताजगी भरा। मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके फैन तू अचानक उठ बैठे, जिससे कमरे में मौजूद चिकित्सक चौंक गए। बुजुर्ग चिकित्सक ने कुछ असामान्य देखा और उनका आश्चर्य सभी लोगों में सबसे अधिक था। चोटों को ठीक करने के लिए लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए चांदी की सुइयों का उपयोग करना और फिर धीरे धीरे एक्यूपंक्चर तकनीकों के माध्यम से घावों का इलाज करना वास्तव में अद्भुत है। ऐसी चिकित्सा कुशलता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद उन्हें लगा कि उनका जीवन पूर्ण हो गया है। युवक, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फैन तू ने उत्साह से कहा। तुमने मेरी भी जान बचाई। अगर तुम मुझे नानफेंग रिज वापस नहीं लाते तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर फैन तू अचानक बिस्तर से उठकर घुटनों के बल बैठ गया, जिससे जियांग चेन और गाओयू दोनों चौंक गए। युवा स्वामी, मुझे क्षमा करें, फैन तू चिल्लाया। पता चला कि उस रात फैन तू पर जियांग चेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन सिटी में कोई खतरा नहीं है और वह दूसरों के साथ शराब पीने चला गया। इसी वजह से जियांग चेन बड़ी मैडम निंग के झांसे में आसानी से आ गया। फैन तू, तुम? ये सुनकर गाओ युए का चेहरा एकदम बदल गया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। माँ, अगर अंकल फैन नहीं भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो निंग के हाथों ही मर जाते। जियांग चेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन दोनों को दिलासा दिया। फैन तू ने आंसू बहाते हुए दांत पीसते हुए कहा, मेरे स्वामी ने मुझे युवा स्वामी को वापस लाने का दंड दिया और मुझे अपने भाइयों के साथ गौरवशाली मृत्यु प्राप्त करने से रोक दिया। अगर तुम जिंदा हो तो तुम उनका बदला ले सकते हो, जियांग चेन ने कहा। यह सुनकर फैन तू का शरीर कांप उठा। वह खड़ा हो गया और उसने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मैं उनका बदला लूंगा। डॉट 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 डॉट
कमरे से बाहर आते हुए जियांग चेन ने गाओ यू की संदेह भरी निगाहों को महसूस किया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, माँ बस अपने मन की बात कह दीजिए। जियांग चेन, तुमने चिकित्सा कौशल कब सीखा? गाओ यू ने पूछा। मैंने न केवल चिकित्सा कौशल सीखे हैं बल्कि मेरी नाड़ियां भी कुछ हद तक ठीक हो गई हैं। जल्द ही वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दैवीय नाड़ी के बिना भी मैं पहले की तरह साधना कर सकता हूँ। सच में? तुमने ये कैसे किया? गाओ यू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी, लेकिन जब तक उसके मन में उठ रहे संदेह दूर नहीं हो जाते तब तक उसे चैन नहीं आएगा। जियांग चेन ने शांत भाव से वह कारण बताया जो अभी अभी उसके दिमाग में आया था। जब मैं बेहोश था तब मेरे सपने में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा कि उसे मेरी दुर्दशा पर सहानुभूति है और वह मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है। कल रात वह फिर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे मेरिडियन को बहाल करने के चिकित्सा कौशल सिखाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अंकल फैन के लिए उपयोगी साबित होगा। बोलने के बाद जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह की व्याख्या गाओ यू को मना लेगी, लेकिन शुक्र है उसकी प्रतिक्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कारगर साबित हुई है। गाओ यूए का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। वह भी महाद्वीप की यात्रा कर चुकी थी, फिर भी ऐसी विचित्र कहानी सुनकर वह अवाक रह गई। हालांकि ये जितना अधिक विचित्र होता था, लोगों के लिए इस पर विश्वास करना उतना ही आसान होता था। उस बूढ़े आदमी ने और क्या कहा? गाओ यूए की आवाज बहुत धीमी हो गई थी, उसे डर था कि कोई सुन न ले। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, वरना वे नाराज हो जाएंगे। गाओ यूए ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें इसके बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम मुझे खुद नहीं बताओगे तो माँ तुमसे इसके बारे में दोबारा नहीं पूछेगी। जियांग चेन इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था और स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। माँ और बेटा मुख्य हॉल में लौट आए। जियांग चेन को अपनी माँ की पहले की हौंफने की आवाज याद आ गई और उसने खुद से पूछा, माँ क्या आपको चोट लगी थी? हम पिछली बार निंग जियांग को सबक सिखाने के बाद आप बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे लगा कि यह आराम की कमी के कारण है, लेकिन आज मैंने पाया कि माँ विशेष रूप से जल्दी थक जाती हैं। जियांग चेन ने कहा। गाओ यू ने कुछ देर रुककर आह भरी। उन्होंने इनकार नहीं किया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, उस समय तुम्हारे पिता और मैंने अग्निलोक से बाहर निकलकर एक विस्तृत दुनिया देखने की योजना बनाई थी। तुम्हारे पिता की प्रतिभा को देखते हुए वे निश्चित रूप से और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें पीछे खींच लिया। उन्होंने बेहतर अवसरों को त्याग दिया और मुझे जियांग मनो में वापस ले आए ताकि तुम्हारा जन्म हो सके। ये सुनकर जियांग चेन को खुशी हुई कि वह इस शव के पास आ गया था, वरना पति और बेटे को खोने के बाद ये बेचारी औरत जरूर टूट जाती। हालांकि मुझे जो हुआ है वह कोई चोट नहीं, बल्कि एक जहर है। हर बार जब मैं अपनी शक्ति का उपयोग करता हूं तो यह मेरी जीवन अवधि को कम कर देता है। जियांग चेन चौंक गया। इस जहर को देखकर उसके मन में एक अशुभ नाम का ख्याल आया। उसने ऊपरी तौर पर हैरानी और उलझन जताते हुए कहा, जहर? माँ, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकती हैं? मैं अपने गुरु से मदद मांग सकता हूँ। जीवन को प्रेरित करने वाला फूल। आशा के अनुसार जियांग चेन का दिल बैठ गया। इस दुनिया में केवल इसी तरह का जहर इतना असर कर सकता था। जीवनदायिनी फूल को सबसे घातक विषयों में से एक माना जाता था। इसमें ऐसी भयानक विषाक्तता नहीं थी जिससे किसी के रंग में बदलाव आ जाए, और न ही इससे पीड़ित व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। लेकिन ये बेहद क्रूर था। इससे जहर खाने वालों को, विशेषकर शक्तिशाली व्यक्तियों को, सबसे बेरहमी से यातना देकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब भी वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते, उनका क्षेत्र पीछे की ओर चला जाता और उनके शरीर तेजी से बूढ़े होने लगते। ये दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ या उससे भी उच्च स्तर के विशेषज्ञ को एक साधारण व्यक्ति की तरह मरने की प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर सकता है। इस तरह का दर्द केवल वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो दूसरे से हद से ज्यादा नफरत करता हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियांग मनो में किसी को भी गाओयू की ताकत का पता नहीं था, क्योंकि उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया था। अगर यह कोई चोट होती तो जियांग चेन इसका इलाज कर सकता था, लेकिन जहर कहीं अधिक परेशानी भरा था। इसका विषनाशक बनाने के लिए दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। वह जीवनदायिनी फूल का उपचार करना जानता था, लेकिन आवश्यक सामग्रियां बहुत दुर्लभ थीं, यानी पवित्र क्षेत्र में दुर्लभ थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वे नौस्वर्ग महाद्वीप पर मौजूद हैं या नहीं।
सौभाग्यवश जब तक गाओ यू ने कोई कदम नहीं उठाया तब तक काफी समय था। नादान बच्चे, मेरे बारे में चिंता मत करो। जब तक मैं कोई कदम नहीं उठाता, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अनुभव कर सकता हूं और तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकता हूं। जियांग चेन के चेहरे के भाव देखकर गाओ यू मुस्कुराए और उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग चेन का शरीर अकड़ गया और उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने दोनों जन्मों में अच्छे माता पिता देने के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया। अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब हालात अलग थे। उसे न केवल अपने पिता को बचाना था बल्कि अपनी मां के जहर का इलाज भी करना था। रात के खाने के बाद जियांग चेन अपने कमरे में लौट आया। उसने आराम नहीं किया बल्कि अपनी नसों को फिर से सक्रिय करने का काम जारी रखा। वह जो भी काम करना चाहता था उनमें से कई कामों के लिए उसे और मजबूत होना जरूरी था। अध्याय 5 फैंग जिंगवेई। जब जियांग चेन अपनी मेरिडियन को पुनः प्राप्त कर रहा था तब शीतकालीन शिकार की तारीख नजदीक आती जा रही थी। पूर्वी आंगन और पश्चिमी आंगन के बीच का विवाद नानफेंग रिज में भी फैल गया, जिससे काफी हलचल मच गई। फैन तू की चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं, जिससे पूर्वी आंगन की निष्क्रियता कम हो गई थी और पूर्वी आंगन के प्रति वफादार कई लोग अधिक सहज महसूस कर रहे थे। हालांकि केवल फैन तू ही पर्याप्त नहीं था, पूर्वी आंगन को बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी। उस दिन ब्लैक ड्रैगन सिटी में हुए नुकसान बहुत भीषण थे, इसलिए गाओ यू स्वयं मदद मांगने के लिए बैशुई शहर में सू परिवार के पास गए। सू परिवार 10,000 पहाड़ों में रहने वाला एक परिवार था। हालांकि वह जियांग मनोज जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन तात्कालिक संकट को हल करने के लिए वह काफी था। सू परिवार की छोटी बेटी की सगाई जियांग चेन से हो गई थी, जिससे वे समधी समधक बन गए, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जिस दिन विंटर हंट आया, जियांग चेन ने आखिरकार अपनी सभी क्षतिग्रस्त नसों को पूरी तरह से ठीक कर लिया, जिसमें ठीक आधा महीना लगा। हालांकि उसका क्षेत्र केवल छठे स्वर्ग तक ही पहुंचा, 9 स्वर्गों तक नहीं जैसा कि उसने कल्पना की थी। ये सामान्य था। इतनी गंभीर चोटें लगना जिसके कारण मूल जियांग चेन की मृत्यु हुई का अर्थ था वास्तविक ची की महत्वपूर्ण हानि। इसके बाद उसे अपने राज्य को ऊपर उठाने के लिए स्वयं को विकसित करना होगा। पोषक शास्त्र के अलावा मुझे जो भी साधना तकनीक पता है उससे 9 स्वर्ग महाद्वीप पागल हो जाएगा। हालांकि जियांग चेन ने तुरंत साधना शुरू नहीं की, क्योंकि उसे अभी भी शीतकालीन शिकार की तैयारी करनी थी। उसने धुंधली रोशनी वाले आकाश की ओर देखा और पहले थोड़ी नींद पूरी करने की योजना बनाई। अचानक जियांग चेन के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस और खून जल रहा हो, और सबसे भयावह बात यह थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हाथ उसके शरीर के अंदर कुछ टटोल रहा हो। क्या हो रहा है? क्या कोई समस्या हो सकती है? चाहे उसका सैद्धांतिक ज्ञान कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वर्तमान में जियांग चेन पहली बार साधना कर रहा था और अचानक उत्पन्न हुई स्थिति ने उसे अचंभित कर दिया। सौभाग्य से असुविधा के अलावा उन्हें फिलहाल कोई अन्य समस्या नहीं मिली। तुरंत ही उसके शरीर में मौजूद नसों पर किसी प्रकार का दबाव पड़ा, लेकिन जियांग चेन ने बेतहाशा खुशी का भाव दिखाया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर के अंदर एक नया मेरिडियन विकसित हो रहा हो। अगर वह गलत नहीं था तो जो बढ़ रहा था वह एक दिव्य मध्याह्न रेखा थी। हा, लगता है निंग की दिव्य नाड़ी को हटाने की विधि पर्याप्त कुशल नहीं थी और उसने शरीर से दिव्य नाड़ी को पूरी तरह से नहीं हटाया। ये प्याज काटने जैसा था। निंग ने केवल ऊपरी हिस्सा लिया, जड़ को नहीं खोदा ताकि वह ठीक हो सके। सोचकर देखें तो ये सच है, मेरिडियन को स्थानांतरित करना इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या 9 स्वर्ग महाद्वीप का छोटा निंग इसके योग्य भी है? लेकिन फिर भी इसी वजह से पिछले व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई, जियांग चेन ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा निंग हाओटियन द्वारा प्राप्त दिव्य मेरिडियन अस्थायी थी और कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। अफसोस की बात यह थी कि दिव्य नाड़ी एक साथ ठीक नहीं हुई, ये धीरे धीरे विकसित हुई। अब उसके शरीर में ये दिव्य नाड़ी डेंटियन क्षेत्र से लेकर उसके गले तक फैली हुई थी, जिससे जियांग चेन को बहुत मतली महसूस हो रही थी। एक अतिरिक्त दिव्य मेरिडियन होने से न केवल उसकी साधना की गति में काफी वृद्धि होगी, बल्कि जियांग चेन को तुरंत एक शक्तिशाली लाभ भी मिलेगा। कई साधना तकनीकों को याद रखने के अलावा उनके पास कुछ गहन साधना तकनीकें भी थीं। पोषक शास्त्र एक गहन साधना तकनीक थी। इस प्रकार की साधना तकनीक शरीर को अविनाशी बना सकती थी, जल और अग्नि से अप्रभावित कर सकती थी, और यहाँ तक कि व्यक्ति को 3 सिर और 6 भुजाएं उगाने की अनुमति भी दे सकती थी।
आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना एक साधना तकनीक कहलाता था। इसके अतिरिक्त गहन साधना तकनीकों के लिए साधना की आवश्यकताएं व्यक्ति के अपने क्षेत्र पर निर्भर करती थीं। उदाहरण के लिए ताइजी पिल, जिस पर जियांग चेन की नज़र थी, वह एक गहन साधना तकनीक थी जो व्यक्ति की अपनी वास्तविक ची को लक्षित करती थी। जब ट्रूची को सर्पिलाकार रूप में प्रवाहित किया गया तो उसकी शक्ति सामान्य ट्रूची परिसंचरण की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि इस साधना तकनीक के लिए अभी भी दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि सर्पिल सच्ची ऊर्जा व्यक्ति की अपनी नसों को नुकसान पहुंचा सकती थी, और केवल दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचने और पूर्ण रूपांतरण प्राप्त करने पर ही नसें इस तरह के खिंचाव को सहन कर सकती थीं। लेकिन अब उसके पास एक दिव्य मध्याह्न रेखा थी। एक दिव्य मध्याह्न रेखा। अगर यह इतना भी नहीं कर सकता तो डिवाइन मेरिडियन का क्या फायदा। मैं सर्दियों के शिकार के दौरान खेती करूंगा। जियांग चेन को नींद नहीं आ रही थी। वह उठा, बिस्तर से बाहर आया और अपने शिकार के कपड़े पहन लिए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसकी मुलाकात फैन तू से हुई, जो जाने ही वाली थी। अंकल फैन, हाल ही में पूर्वी आंगन में क्या स्थिति है? अभी भी ठीक नहीं है। पश्चिमी आंगन लगातार बढ़ रहा है। मैंने सुना है कि वे नए साल से पहले हमारे पूर्वी आंगन को भी निगलने की योजना बना रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते अंकल फैन, खुद को दोष मत दीजिए। अब हमें देखना होगा कि क्या माँ लोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। फिर जियांग चेन ने देखा कि पूर्वी आंगन में हर कोई, यहाँ तक कि नौकर और दासियां भी, उदास थे। पूरा पूर्वी आंगन बहुत ही दमनकारी था। ऐसा लग रहा था मानो सबने उम्मीद खो दी हो। उनके विचार में भले ही पूर्वी आंगन की संपत्ति सुरक्षित रखी जाए, जियांग चेन फिर भी साधना नहीं कर पाएगा। जब तक उनके गुरु को ब्लैक ड्रैगन रसातल से मुक्त नहीं किया जाता, पूर्वी आंगन का स्वामित्व वास्तव में किसी और के हाथ में चला जाएगा। अगर शिकार में मेरा प्रदर्शन असंतोषजनक रहा तो पश्चिमी आंगन हमें फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। सौभाग्य से मैं ची संघनन क्षेत्र के छठे स्वर्ग में पहुंच चुका हूं। यह मेरे प्रदर्शन का मौका है। विंटर हान जियांग मनो की एक वार्षिक परंपरा थी, जिसमें सभी वयस्क शिष्य भाग लेते थे और उनके संबंधित प्रदर्शनों के आधार पर पुरस्कार दिए जाते थे। शिकारगाह जियांग मनो के पीछे का पहाड़ था और सभी शिष्य दोपहर से पहले पहाड़ की तलहटी में स्थित लॉन में एकत्रित हो गए। जब जियांग चेन वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही जियांग हवेली के कई शिष्य मौजूद थे। इन्हें जियांग मनो के शिष्य कहा जाता था, लेकिन वास्तव में पूरे नानफेंग रिज की सभी उत्कृष्ट युवा पीढ़ियां उपस्थित थीं। केवल साधारण परिवारों के शिष्य ही मनो के युवा स्वामियों और युवतियों की तरह शानदार ढंग से सजे धजे नहीं थे। ये शिष्य जियांग चेन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस दौरान पूर्वी प्रांगण से संबंधित मामलों पर व्यापक चर्चा हो रही थी और जियांग चेन सबसे चर्चित व्यक्ति थे। लोगों को पता चला कि उसकी लगभग सभी नसें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और उसका लोक द्वितीय स्वर्ग में गिर गया था। इन लोगों की नज़र में इस जीवन में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अजीब बात यह थी कि वह इसी साल बालिग हुआ था और उसे शिकार में हिस्सा लेना पड़ा। शिकार के परिणाम अक्सर जागीर में किसी व्यक्ति की स्थिति को दर्शाते थे। और फिर जियांग चेन पूर्वी आंगन के युवा स्वामी भी थे। पूर्वी आंगन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जियांग चेन के लिए आना या न आना असुविधाजनक था। हालांकि उनका इस समय आने का निर्णय काफी सराहनीय था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसके प्रति तिरस्कार दिखाया। वह सचमुच आया था। आखिरकार वह पहले से ही वयस्क है। अगर वह भाग नहीं लेता है तो ये साबित करता है कि वह अपंग है। लेकिन उसे जबरदस्ती भाग लेने के लिए मजबूर करने का क्या फायदा। पिछली बार तो उसे मरे हुए कुत्ते की तरह वापस लाया गया था। जियांग चेन के कानों में तीखी बहसें गूंज रही थीं। ये अप्रिय शब्द पश्चिमी प्रांगण के शिष्यों की ओर से आ रहे थे। पूर्वी प्रांगण की ओर माहौल बेहद तनावपूर्ण था और कुछ लोग जियांग चेन को घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे। वे शायद सोच रहे होंगे कि अगर जियांग चेन के पास दिव्य मेरिडियन होने का पता नहीं चलता तो पूर्वी आंगन में आपदा नहीं आती और उसके पिता को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पिछले वर्षों में शिकार की मेजबानी जागीर के स्वामी द्वारा की जाती थी, या विशेष परिस्थितियों में 4 आंगनों में से एक इसकी जिम्मेदारी ले लेता था। हालांकि इस बार यह जियांग मनो के दूसरे बुजुर्ग थे। 50 वर्ष से अधिक आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, गहरी, चमकदार और गंभीर आंखें थीं और जो बहुत ही जीवंत प्रतीत हो रहा था। जियांग हवेली में उनका रुतबा बेहद ऊंचा था। वे अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे और जियांग वंश के सभी उपस्थित शिष्य उनसे दूरी बनाए रखते थे। इसके अलावा लॉन के बाहर फैंग जिंग गार्ड की एक टीम भी थी,
जो हवेली की कुलीन सेना थी, जिनमें से प्रत्येक लंबा और शक्तिशाली था, काले कवच में लिपटा हुआ था और उनके कंधों पर फर्श तक लंबे लिबादे लिपटे हुए थे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, प्रत्येक के पास एक धनुष, पीठ पर तरकश और हाथ में एक लंबी तलवार थी। अध्याय 6, एक बार में समाधान। युवा मास्टर चेन, शिकार के दौरान फैंग जिन गार्ड आपकी कड़ी सुरक्षा नहीं कर सकता। क्या आप वाकई इसमें भाग लेना चाहते हैं? जियांग चेन को पास आते देख दूसरे एल्डर ने बिना किसी भेदभाव के केवल पुष्टि करने के लिए पूछा। उनके चेहरे पर भावों का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। फिर भी इससे कई लोग हंस पड़े। सभी ये देखना चाहते थे कि जियांग चेन कैसे प्रतिक्रिया देगा। बिल्कुल, जियांग चेन ने कहा। बहुत अच्छा, टीम में शामिल हो जाओ। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जियांग चेन शिष्यों के समूह की ओर बढ़ा। दिलचस्प बात यह थी कि उसके सबसे करीब मौजूद लोग अनायास ही पीछे हट गए। युवा स्वामी जियांग मनो वाकई दृढ़ निश्चयी हैं। लगभग अपंग होने के बावजूद शिकार पर आना, कहीं उन्हें उठाकर ले जाना तो नहीं पड़ेगा। शिष्यों के बीच एक कठोर आवाज गूंजी। अधिकांश लोग आपस में गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे, इसलिए इस व्यक्ति द्वारा जियांग चेन का उसके सामने मजाक उड़ाना काफी आश्चर्यजनक था। जियांग मनो जून, पश्चिमी आंगन का एक व्यक्ति। किसी ने उसे पहचान लिया और वेस्ट कोर्टयार्ड वाक्यांश से यह स्पष्ट हो गया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया होगा। जियांग मनो जून की उम्र जियांग चेन के बराबर थी, लेकिन लंबाई में वह उससे एक सिर लंबा था। हालांकि उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरे पर नामात्र की ही त्वचा थी और उसकी छोटी छोटी आंखें चूहे जैसी दिखती थीं। उसे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत आनंद आता था और वह अतीत में जियांग चेन के प्रभाव से घुटन महसूस करने की अपनी कुंठा को खुलकर व्यक्त करता था। जियांग चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ती रही। जियांग चेन को चुप देखकर जियांग मैनर जून और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया। वह जियांग चेन के सामने दौड़ा और पूछा, क्या बात है? क्या यंग मास्टर जियांग मैनर अब बोल भी नहीं सकते? जियांग चेन ने उसकी ओर देखा और चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? इससे जियांग मनो जून चौंक गया। संभलकर जब उसने खुद को संभाला तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने कहा, अरे, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम पहले वाले तुम हो? मैं तुमसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। भीड़ में मौजूद जियांग बिना कुछ बोले मुस्कुराता रहा और हाथ बांधकर हलचल को देखता रहा। स्पष्टतः जियांग मनो जून की व्यवस्था उन्हीं ने की थी। ये तो आज के लिए बस एक शुरुआत थी। मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने किसी को इस तरह का अनुरोध करते सुना है। जियांग चेन ने कंधे उचकाए। आखिरी शब्द खत्म होते ही उसकी मुट्ठी तेजी से आगे बढ़ी। जियांग मैनर जून, जो जियांग की व्यवस्था का पालन कर रहा था, उसका स्तर 7वें स्वर्ग से अधिक नहीं था। वह स्वयं भी 6ठे स्वर्ग का सदस्य था और इस अप्रत्याशित प्रहार से उसे गहरा आघात लगा, जिससे उसकी नाक से अत्यधिक खून बहने लगा। मुंह के और चेहरे के बीच टक्कर होते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी ने जियांग मनो जून को चीखते और पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए देखा। चमकीला लाल खून हरी घास पर टपक रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग मनो जून गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी नाक पकड़ी और आगे की ओर झपटा। पर्याप्त, दूसरे बुजुर्ग ने उसे फटकारा और जियांग मनो जून ने तुरंत ही दुस्साहस करने की हिम्मत खो दी और आज्ञाकारी होकर भीड़ में वापस चला गया। दूसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर जियांग चेन को ध्यान से देखते हुए पूछा, युवा मास्टर चेन, क्या आपकी नसें ठीक हो गई हैं? हाँ, वे कितना ठीक हो चुके हैं? जियांग चेन जानता था कि दूसरा एल्डर उसके दादा का दाहिना हाथ था और उसकी पूछताछ के पीछे का इरादा बहुत स्पष्ट था। मेरी नसें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, लेकिन मेरा स्तर गिरकर 6ठे स्वर्ग में चला गया है। मुझे इसे फिर से ऊपर उठाने के लिए साधना करनी होगी, लेकिन यह मुश्किल नहीं है, जियांग चेन ने यथासंभव विस्तार से समझाया। ओह, दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन अन्य शिष्य बहुत आश्चर्यचकित थे। उनके अनुसार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मेरिडियन के ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। लगता है पूर्वी आंगन ने उसे ठीक करने के लिए किसी वैद्य को बुलाने में बहुत पैसा खर्च किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अभी भी 16 साल के हो और 6ठी कक्षा में पहुंच गए हो। जियांग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वह इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा दुखी था। जियांग चेन मुस्कुराए और बोली, जियांग, मुझे याद है कि जब तुम 16 साल की थी तब तुम भी 6ठे स्वर्ग में थी, है ना? क्या खुद को कमतर समझ रही हो? मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मुझे कभी जीनियस नहीं कहा गया।
इसके अलावा मेरा स्तर अब तुमसे कहीं ऊंचा है, मैं तुमसे आगे हूं। जियान ने गुस्से में नाक सिकोड़ी, फिर अचानक दूसरे शिष्यों की ओर देखा और जोर से घोषणा की, जो कोई भी इस बार जियांग चेन के साथ गठबंधन करेगा वह मेरा विरोध करेगा। अधिक लोगों का मतलब स्वाभाविक रूप से अधिक ताकत होता है और पहाड़ों में शिकार करना आसान हो जाता है। अकेले काम करने से न केवल खतरे का जोखिम बढ़ता है बल्कि कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। समय समाप्त हो गया है। जो शिष्य अभी तक नहीं पहुंचे हैं उन्हें अयोग्य माना जाएगा। इस समय दूसरे बुजुर्ग के एक वाक्य ने शिकार की शुरुआत की घोषणा कर दी। पहाड़ों में प्रवेश करने से पहले कुछ आवश्यक बातों को स्पष्ट करना बाकी था। शिकार किए गए खूंखार जानवरों के शवों को कोई संभालेगा और जानवरों का मांस आपके संबंधित घरों में भेज दिया जाएगा। भयंकर जीवों में भी शक्ति के आधार पर श्रेणीगत भेद होते हैं, जिन्हें सैनिक स्तर, सेनापति स्तर, राजा स्तर, भूत स्तर और दिव्य स्तर में विभाजित किया जाता है। आपके निशाने पर अधिकतर सैनिक स्तर के दुश्मन होंगे। आप सेनापति स्तर के दुश्मनों का शिकार केवल टीमों में ही कर सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, राजा स्तर के दुश्मन का सामना होते ही तुरंत भाग जाएं। हालांकि फैंग जिन गार्ड आसपास निगरानी रख रहे होंगे, लेकिन वे 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए सावधानी सर्वोपरि है। अब पहाड़ों में प्रवेश करें। वहां 50 से अधिक जियांग वंश के शिष्य उपस्थित थे, जिससे उनके एक साथ खड़े होने पर माहौल बहुत जीवंत हो गया था। लेकिन पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लिए लोगों की यह संख्या कुछ भी नहीं थी। पहाड़ में प्रवेश करते ही वे अलग अलग समूहों में बंट गए और एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। अधिकांश लोग जोड़ों में यात्रा कर रहे थे। सबसे छोटी टीम में कम से कम 2 लोग थे। वहां केवल जियांग चेन अकेला था, लेकिन पहाड़ों में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने देखा कि 2 फैंग गार्ड लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि द्वितीय एल्डर उसे आसानी से कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि खूंखार जानवरों का शिकार करना अभी भी उसी पर निर्भर था। फैंग शिन के दोनों रक्षकों ने एक निश्चित दूरी बनाए रखी ताकि जियांग चेन उनकी नजरों से ओझल न हो जाए। इस तरह अगर कोई खतरा होता तो वे सीधे तीर चलाकर उसे रोक सकते थे। उसे बिल्कुल अकेला देखकर मुझे ये सोचकर दुख होता है कि कभी गौरवशाली रहा पूर्वी आंगन इतने कम समय में इस हालत में कैसे पहुंच गया। आखिरकार ये ब्लैक ड्रैगन सिटी है। इसकी तुलना में हम तो 10,000 पहाड़ों के देहाती लोग मात्र हैं। हाँ, 10,000 पहाड़ों में स्थित जियांग मनों का काफी महत्व है। ये नानफेंग रिज पर हावी है, लेकिन अग्नि क्षेत्र को देखते हुए ये वास्तव में महत्वहीन है। ये सब कहने का क्या फायदा। शोकपूर्ण वातावरण के बीच 2 लोगों ने अपनी दृष्टि के सामने एक सैनिक स्तर के भयंकर जानवर को प्रकट होते देखा। उनमें से एक ने अपने तरकश से एक लंबा तीर निकाला और उसे धनुष की डोरी पर चढ़ा दिया। उसकी हरकतें सहज थीं, उसकी निगाहें पैनी थीं। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगती तो वह धनुष की डोरी खींच लेता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो सिर्फ सैनिक स्तर का मामला है। जियांग चेन ने अपने सामने खड़े जंगली भेड़िए को देखा। उसकी मानसिक स्थिति कुछ विचित्र थी। संत लोक में उसने कभी किसी जीवित प्राणी को नहीं मारा था, क्योंकि वह मार ही नहीं सकता था। आज तक जिस भी जीवित प्राणी का उसने सामना किया उसे सबसे कमजोर कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा हो। उसके हाथ में एक घुमावदार तलवार थी, जिसे विशेष रूप से शिष्यों के शिकार के लिए तैयार किया गया था। वह धनुष और बाण भी चुन सकता था, लेकिन उसे वह बोझिल लगा। अपनी ऊर्जा को शांत करें। जब आपका मन शांत होता है तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। उसके कानों में वे शब्द गूंज रहे थे जो उसके पिता ने उसे पिछले जन्म में सिखाए थे। उसे जंगली भेड़िए के मुंह से दुर्गंध आ रही थी और उसे यकीन था कि यह खूंखार जानवर उसकी पहचान की परवाह नहीं करेगा, न ही जियांग मनों से डरेगा और मौका मिलते ही उसका गला काट देगा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या यह डर हो सकता है? आखिरकार यह उसका पहला अनुभव है। फैंग जिन के दोनों गार्डों को यह नहीं पता था कि जियांग चेन डरा हुआ नहीं था। यह एक प्रकार का उत्साह था, एक लंबे समय से दबी हुई रक्तपिपासा थी जो जागृत हो रही थी। जंगली भेड़िया अचानक पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसके पिछले पैर जमीन पर जोर से पड़े और झपट्टा मारते ही वह एक धुंधली छवि में तब्दील हो गया। फैंग शिन गार्ड की धनुष की डोरी पहले से ही खींची हुई थी, लेकिन पलक झपकते ही जियांग चेन ने अपनी तलवार से वार कर दिया। हवा में से गिरते हुए जंगली भेड़िए से केवल एक चीख सुनाई दी। उसका शरीर फड़फड़ा रहा था और वह जल्दी ही अपने ही ताजे खून में लथपथ हो गया। एक ही प्रयास में समस्या हल हो जाएगी। अध्याय 7 शीतकालीन शिकार। कितना तेज चाकू है, क्या तुमने अभी अभी देखा?
तेज, सटीक और निर्मम। उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्या उसने इसके लिए पहले से विशेष साधना की थी? उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया से तो ऐसा नहीं लगता। ची संघनन क्षेत्र के छठे स्वर्ग में स्थित एक शिष्य के लिए एक सैनिक स्तर का भयंकर जानवर कुछ भी नहीं था। हालांकि जियांग चेन की तरह एक ही वार में इसे पूरी तरह से और निर्णायक रूप से मार गिराना बेहद मुश्किल था। जियांग चेन को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही उसने जंगली भेड़िए को झपट्टा मारते देखा, उसकी हृदय गति तेज हो गई और उसके सामने सब कुछ धीमा पड़ गया। झपट्टा मारते हुए जंगली भेड़िए में उसे सहज ही खामियां नजर आई और उसने बिना किसी झिझक के अपनी छुरी निकाल ली। तो युद्ध का अनुभव कुछ ऐसा होता है, जोश से भरपूर और उत्साहवर्धक। पवित्र क्षेत्र में अपने अतीत के दौरान जियांग चेन ने हमेशा एक परिष्कृत युवा स्वामी की छवि बनाए रखी, जो नरसंहार से पूरी तरह असंबंधित प्रतीत होता था और केवल अपनी प्रतिभा और बुद्धि के बल पर आगे बढ़ने में सक्षम था। फिर भी भीतर ही भीतर वह सच्ची शक्ति पर महारत हासिल करने की तीव्र इच्छा रखता था। कोई भी पुरुष अपवाद नहीं था। एक शुरुआत के बाद बाकी सब कुछ बहुत आसान हो गया। जियांग चेन ने भयंकर जानवरों के साथ ताइजी पिल का अभ्यास करना शुरू किया। 1 घंटे बाद जियांग चेन के साथ आए 2 फैंग गार्ड गहरे सदमे में थे। सैनिक स्तर के खूंखार जानवरों को मारना आसान था, लेकिन उनकी प्रजाति के आधार पर उनकी कठिनाई अलग अलग होती थी। एक ही वार में जंगली भेड़िए को मार गिराने की क्षमता का यह मतलब नहीं था कि वह अन्य प्रकार के खूंखार जानवरों, जैसे तेज रफ्तार बाघों और तेंदुओं को भी एक ही वार में मार सकता था। फिर भी जियांग चेन का सामना चाहे जिस तरह के खूंखार जानवर से हो, मुठभेड़ होते ही वह हमेशा एक ही वार करता था। लड़ाई की प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। बहुत संभावना है। इसी बिंदु पर उन्होंने एक और घटना का पता लगाया, जिसके कारण वे संशय में पड़ गए। वह और गहरे जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वह सैनिक स्तर के भयंकर जानवरों की कठिनाई से संतुष्ट नहीं है। जब तक बेहद जरूरी न हो, फैंग जिंग गार्ड खुद को प्रकट नहीं कर सकते थे। वे केवल उन खतरों को दूर कर सकते थे जिन्हें जियांग चेन संभाल नहीं सकता था। लेकिन अब चूंकि जियांग चेन सक्रिय रूप से और गहराई में जा रहा था, इसलिए उन्हें भारी दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि वे उसे रोक नहीं सकते थे। उसका पीछा करो, लेकिन चलो थोड़ी दूरी कम कर लेते हैं। पीछे के पहाड़ की गहराई में पेड़ और भी अधिक हरे भरे थे और सन्नाटा और भी गहरा था, मानो सभी खूंखार जानवर गायब हो गए हों। जियांग चेन लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर उसका सामना यहाँ किसी खूंखार जानवर से होता, तो वह निश्चित रूप से एक सामान्य स्तर का जानवर होता। एक सामान्य स्तर के भयंकर जानवर का अकेले सामना करते हुए जियांग चेन ने अपने ताइजी मंत्र का सहारा लिया। अभी शिकार के दौरान उसने धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल कर ली थी। अचानक जियांग चेन के पीछे से धरती के जोर से टकराने की एक धीमी सी आवाज आई। वह 1000 किलो से अधिक वजनी काला भालू था, पहाड़ जैसा। पहाड़ी जंगल में कोई भी चीज उसके हमले को रोक नहीं सकती थी। अरे नहीं! फैंग शिंग के दोनों गार्ड सदमे से पीले पड़ गए। उनका ध्यान हमेशा जियांग चेन के मोर्चे पर था और उन्होंने पीछे से हमले की उम्मीद नहीं की थी। काला भालू हट्टा कट्टा और ताकतवर था, देखने में अनाड़ी सा लगता था, लेकिन उसकी दौड़ने की गति एक तेज घोड़े से भी तेज थी। फैंग जिन के दोनों रक्षकों ने एक के बाद एक तीर चलाए। जैसे ही तीर निशाने पर लगने वाले थे, काला भालू अचानक तेजी से भागा, जिससे तीर चूक गए। एक धूर्त जानवर। फैंग शिंग गार्ड भयभीत थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। अगर जियांग चेन उनकी आंखों के सामने मर गया, तो वे भी नहीं बचेंगे। वह घृणित काला भालू उनके लिए कुछ भी नहीं था, महत्वपूर्ण कारक दूरी थी। काला भालू जियांग चेन से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था और उसने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। 1000 जिन की शक्ति पल भर में प्रकट हुई और उसके तेज स्टील जैसे पंजे आसानी से जियांग चेन के शरीर को चीर सकते थे। जियांग चेन, हालांकि घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वह तेजी से एक कदम पीछे हट गया, जिससे उसे शक्ति जुटाने के लिए जगह मिल गई, और फिर अपने युद्धक चाकू के साथ आगे बढ़ा। युवा मास्टर चेन नहीं। फैंग शिंग गार्ड हैरान रह गए। एक सामान्य स्तर का भयंकर जानवर, विशेषकर भालू, में भयावह प्रभाव बल होता है। जियांग चेन, जो अभी भी ची संघनन क्षेत्र के छठे स्वर्ग में है, बहुत नाजुक था और संभवतः चूर चूर हो सकता था। लेकिन फैंग जिंग गार्ड के बोलने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अपेक्षित आवाज नहीं आई। इसके बजाय काले भालू के लगातार दहाड़ने और पैर पटकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उधर देखा तो जियांग चेन जमीन से उठ रहा था और काले भालू की छाती पर एक बड़े बर्तन के आकार का घाव था। यह
इस घाव को देखकर वे चौंक गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। छठे स्वर्ग की वास्तविक ऊर्जा और युद्ध छुरी के संयोजन से भी इतना नुकसान नहीं हो सकता था। नौवां स्वर्ग भी ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि नौवां स्वर्ग घातक प्रहार कर सकता था, लेकिन उसकी वास्तविक ऊर्जा की विशेषताओं के कारण ऐसा घाव नहीं हो सकता था। युवा मास्टर चेन, क्या आप ठीक हैं? उन्हें घाव से ज्यादा जियांग चेन की चिंता थी। मैं ठीक हूँ। आपको इस तरह जल्दबाजी में बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जियांग चेन ने उनकी ओर हाथ हिलाया। मौत के मुंह से वापस आने के बावजूद वह असामान्य रूप से शांत था। ये सच्ची ची ऊर्जा के सर्पिलाकार प्रवाह की शक्ति थी। दिन भर के प्रयास के बाद उसने ताइजी पिल में महारत हासिल कर ली थी। जैसा कि उम्मीद थी, उनकी दिव्य मध्याह्न रेखा ने चीरने वाली शक्ति का पूरी तरह से सामना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियांग चेन ने आगे बढ़ते हुए कहा। जियांग चेन की पीठ को देखकर फैंग जिन के दोनों गार्ड होश में आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर चेन का स्तर पहले ही 9वें स्वर्ग तक पहुंच चुका हो? असंभव, वह निश्चित रूप से छठे स्वर्ग में है। यहां तक कि जिस क्षण उसने हमला किया उस समय भी कोई गुप्त लोक मौजूद नहीं था। लेकिन अगर छठा स्वर्ग इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो 9वें स्वर्ग का क्या होगा? उन दोनों को अचानक यह एहसास हुआ कि पूर्वी आंगन उतना निराशाजनक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अल्पविराम अल्पविराम। जैसे ही शाम ढली, पहाड़ पर चढ़े शिष्य पहाड़ की तलहटी में लौट आए। शिष्यों की शीतकालीन खोज कुछ ही दिनों तक चलेगी। शिष्यों के पीछे फैंग शिंग गार्ड चल रहे थे। पूरा दिन बीत जाने पर उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। यदि किसी शिष्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो फैंग जिंग गार्ड को जिम्मेदार ठहराया जाता। अचानक एक खबर ने फैंग जिंग गार्ड के सभी जवानों के चेहरों को गंभीर बना दिया। जियांग चेन अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। समय बीतने के साथ साथ कई शिष्यों ने गर्मागर्म बहस शुरू कर दी। वह वहां मर तो नहीं जाता है ना? जियांग जियान ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। अगर सच में ऐसा होता तो वह बहुत खुश होता। पश्चिमी आंगन के लिए ऐसा परिणाम बिल्कुल सही कहा जा सकता था। दूसरे एल्डर की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं, जो उनकी चिंता को दर्शा रही थीं। सौभाग्यवश जैसे ही दूसरे बुजुर्ग यह विचार कर रहे थे कि पहाड़ में प्रवेश करके खोजबीन की जाए या नहीं, जियांग चेन सबके सामने प्रकट हो गया। वह बाकी सभी लोगों की तुलना में अधिक अस्त व्यस्त दिख रहा था, मानो वह किसी भयंकर युद्ध से गुजरा हो। इतने धीमे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई आपका इंतजार करेगा? जियांग जियान बेहद निराश हुई और अधीर होकर भड़क उठी। जियांग चेन की रक्षा कर रहे दो फैंग जिन गार्ड दूसरे एल्डर के कान के पास दौड़े और फुसफुसाते हुए अपनी देरी से लौटने का कारण बताया। बात सीधी सादी थी। जियांग चेन बहुत गहराई में उतर गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाहर आने में थोड़ा अधिक समय लगा। फैंग जिन गार्ड की बातें सुनने के बाद दूसरे एल्डर ने जियांग चेन को ध्यान से देखा। अंदर आ जाओ। तुरंत ही मैदान पर मौजूद सभी शिष्य अपनी मूल स्थिति में खड़े हो गए। अब परिणामों की बात करते हैं। सैनिक स्तर के भयंकर जानवर का शिकार करने पर 10 चांदी के सिक्के मिलते हैं और सेनापति स्तर के भयंकर जानवर का शिकार करने पर 1 ची ऊर्जा संचयन गोली मिलती है। इसके अलावा आपके द्वारा शिकार किए गए भयंकर जानवरों के शव प्रत्येक परिवार में वितरित किए जाएंगे। पहाड़ी कस्बे के कई साधारण परिवार पशु मांस और चांदी के सिक्के पाकर बहुत उत्साहित थे। हालांकि जियांग मनो के शिष्यों को इन छोटे मोटे लाभों की परवाह नहीं थी, वे तो केवल सम्मान चाहते थे। विशेषकर जियांग जियान, जिसने अपनी छाती फुला ली मानो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हों। आगे की पंक्ति में खड़ी पहली शिष्या कतार से बाहर निकल गई और एक फैंग जिन गार्ड ने तुरंत उसके परिणाम की सूचना दी। 5 सैनिक स्तर के भयंकर जानवर। वह 16 वर्ष की लड़की थी जो ची संघनन क्षेत्र के छठे स्वर्ग में थी। कम से कम उसके संतुष्ट चेहरे को देखकर तो यही लगता था कि यह एक अच्छा परिणाम था। कोई आपत्ति है? दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। कोई नहीं, लड़की ने पुष्टि की। ये पता चला कि फैंग जिन गार्ड ने न केवल गुप्त रूप से उनकी रक्षा की बल्कि उनकी उपलब्धियों को बिना किसी विसंगति के सावधानीपूर्वक दर्ज भी किया। अध्याय 8 तियाना स्टो। उन्होंने अगले 1 दर्जन शिष्यों के स्को की सटीक रिपोर्ट दी, जिनमें से सभी ने सैनिक स्तर के भयंकर जानवरों को मार गिराया था। अंतर केवल संख्या में था। अब जियांग जियान की बारी थी। 16 सैनिक स्तर के भयंकर जानवर, 1 जनरल स्तर का भयंकर जानवर। जब उनके स्को की घोषणा हुई तो जियांग जियान का चेहरा खुशी से चमक रहा था और जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहां मौजूद पुरुष और महिलाएं बहुत उत्साहित थे। जनरल स्तर के खूंखार जानवर भी उनके लिए बहुत शक्तिशाली थे और वे उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
लेकिन जियांग जियान ने वास्तव में एक जनरल स्तर के भयंकर जानवर का शिकार किया था। हालांकि यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसने दूसरों के साथ सहयोग किया था, लेकिन इसका श्रेय उसे ही दिया गया था और स्वाभाविक रूप से लौटने पर उसे अन्य पुरस्कार प्राप्त होंगे। इस प्रकार जियांग जियान का स्कोर मूल रूप से सबसे अधिक था। हंगामे के बाद प्रक्रिया जारी रही और जब जियांग चेन की बारी आई तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। जियांग जियान ने सीटी बजाए गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, जियांग चेन की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उसने 300 राउंड लड़े हों। पता नहीं उसका स्कोर क्या होगा। शायद वह बस कुछ बार जमीन पर लोटपोट हो गया होगा। जियांग मनोजून, जिसे पहले घूंसा मारा गया था, ने व्यंग्य किया। इन शब्दों को सुनकर वेस्ट कोर्टयार्ड डिसाइपल्स में जोर से हंसी गूंज उठी, जो घास पर बहुत कष्टदायक थी। पूर्वी आंगन के शिष्यों ने अपने सिर झुका लिए, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। जिन शिष्यों को कोई चिंता नहीं थी, वे केवल परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी सारी घटनाओं के बाद लोग ये जानना चाहते थे कि जियांग चेन किस तरह का स्कोर हासिल कर सकता है। जियांग चेन की रक्षा करने वाले दो फैंग जिंग गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक आगे बढ़कर गंभीरता से बोला, 20 सैनिक स्तर के भयंकर जानवर, 5 जनरल स्तर के भयंकर जानवर। ये सुनकर कई लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वे अपने कान फड़फड़ाने लगे। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। हालांकि फैंग जिंग गार्ड की आवाज मजबूत थी और उनके द्वारा गलत सुनने की कोई संभावना नहीं थी। सभी लोग तुरंत भड़क उठे। 20 सैनिक स्तर के भयंकर जानवरों का स्कोर पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्हें वाक्य के उत्तरार्थ की परवाह थी। 5 जनरल स्तर के 5 भयंकर जानवर, ये किस प्रकार की अवधारणा थी? जियांग जियान को दूसरों के सहयोग से भी एक जनरल स्तर के भयंकर जानवर को मारने के लिए उल्लेखनीय माना जाता था, लेकिन जियांग चेन ने अकेले ही 5 जनरल स्तर के भयंकर जानवरों को मार डाला। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। यह असंभव है। फैंग शिंग गार्ड ने उसकी मदद की होगी, नहीं तो वह कैसे कर सकता था? जियांग जियान बीच में ही रुक गया, दूसरे एल्डर और अन्य फैंग शिंग गार्ड की ठंडी निगाहों को देखकर, और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बात कह दी है। हालांकि वह अनिच्छुक था, उसके पिता अभी भी उसकी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। उसने अपना रुख बदलते हुए कहा, जियांग चेन, मुझसे एक मुक्का खाकर दिखाओ, हिम्मत है तो। जब तुम 5 जनरल स्तर के भयंकर जानवरों को मार सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे इस मुक्के से डरना चाहिए। इन शब्दों से वातावरण स्तब्ध रह गया और शिष्य असमंजस में जियांग जियान की ओर देखने लगे। एक स्वर्ग का अंतर लगभग एक बैल की ताकत के बराबर था। विशेष रूप से आमने सामने की हथेली की चोट में जियांग चेन को भारी नुकसान होगा। जियांग जियान स्पष्ट रूप से उसे धमका रहा था, लेकिन वह ये बात जानता भी था, इसलिए उसने विजेता का फैसला करने का जिक्र नहीं किया। जियांग जियान की तरह ही संदेह करने वाले कई लोग जियांग चेन की ओर देख रहे थे, ये जानने के लिए कि क्या वह सहमत होगा। स्पष्ट है कि अगर जियांग चेन सहमत नहीं होते तो उनके स्कोर पर सवाल उठाया जाता और आज का उनका प्रदर्शन व्यर्थ हो जाता। ठीक है, एक हथेली ही सही। जियांग जियान ने मन ही मन उपहास किया, अगर वह एक ही वार में जीत जाता है तो वह इसे लेकर बहुत बड़ी बात कर सकता है। चिंता मत करो, मैं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अभिमानी। जियांग जियान जमीन से उछला और अपनी हथेली से प्रहार किया, और जैसे ही उसकी शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसके रास्ते में आने वाली घास और पेड़ झुक गए। जियांग चेन ने भी उसी समय अपनी हथेली से प्रहार किया। फैंग जिंग गार्ड और उपस्थित दूसरे एल्डर ने देखा कि जियांग चेन की बांह से उत्पन्न वायु प्रवाह असामान्य था, सर्पिल और चक्करदार था, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। टकराना। दोनों हथेलियां टकराईं और जियांग जियान का आत्मसंतुष्ट चेहरा जम गया, फिर सदमे में बदल गया और वह सीधे हवा में उड़ गया। एक ही हथेली ने विजेता का फैसला किया, लेकिन हारने वाला जियांग जियान था। ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट रूप से एक स्वर्ग का अंतर था, तो परिणाम उलट क्यों गया? कई लोगों ने अपनी आंखें मली और यह पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने कुछ गलत नहीं देखा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जियांग चेन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो सर्पिल शक्ति की ताकत थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम मुझे बहुत पहले ही हरा सकते थे, अब तो बस समय बर्बाद कर रहे हो। जियांग जियान को कोई चोट नहीं आई थी और उठने के बाद भी वह हठपूर्वक बोलता रहा। यह तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर तुमने दोबारा पूर्वी आंगन में प्रवेश किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जियांग चेन चिल्लाया। जियांग जियान का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम यहाँ सिर्फ दिखावा कर सकते हो।
नए साल के आने पर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्या ऐसा है? जियांग चेन ने इन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे जियांग जियान बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन वह मन ही मन काफी चिंतित था। उपस्थित शिष्यों में जियांग जियान का स्तर सबसे ऊंचा था। यदि जियांग हवेली का नया वंशज केवल इसी प्रकार का होता तो 10,000 पहाड़ों में जीवित रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। असली कारण ये था कि पुराने उत्कृष्ट शिष्य अब उन बच्चों के साथ मेलजोल नहीं रखते थे जो अभी भी छोटे मोटे खेल खेल रहे थे। वे सभी 10,000 पहाड़ों में अपना नाम कमा रहे थे। उदाहरण के लिए जियांग जियान के बड़े भाई 10,000 पहाड़ों की कैंगनान अकादमी में थे। सर्दियों में शिकार करना सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक था। कुछ ही महीनों में नव वर्ष आ जाएगा। उस समय न केवल बाहर गए सभी शिष्य लौट आएंगे, बल्कि यात्रा पर निकले कई शक्तिशाली साधक भी नव वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए जियांग मनों में आएंगे। जियांग जियान को इसी बात पर घमंड था। तब तक भले ही जियांग चेन का क्षेत्र 9 स्वर्गों में लौट आया होता, फिर भी वह पिछले 1 साल से बस समय बिता रहा होता। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। पूर्वी आंगन में बुरे गुरु का विश्वास फिर से जगाने के लिए केवल शिकार पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं था। जियांग चेन को अभी भी और भी बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। नया साल इसके लिए सबसे अच्छा अवसर था। मेरे पास अभी भी 3 महीने हैं। अगर मैं कोई साधना तकनीक चुनकर उसे अपनी दिव्य नारी के साथ मिला लूं तो मैं आसानी से जुयुआन क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगा। तब तक जियांग जियान का चेहरा देखने लायक होगा। डॉट 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 पूर्वी आंगन की ओर लौटते समय जियांग चेन को बेहद खुशी महसूस हुई। अपनी ताकत के बल पर दूसरों की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करना एक बहुत ही अद्भुत बात थी। उन्हें पूर्वी आंगन में लौटने की कोई जल्दी नहीं थी और वे शहर में घूमने लगे। वह 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर इतने लंबे समय से था, लेकिन उसने इस दुनिया की अहमियत को ठीक से नहीं समझा था। हालांकि जियांग चेन ने पूरे पवित्र क्षेत्र की यात्रा की थी और कई शानदार और दुर्लभ दृश्य देखे थे, इसलिए छोटा शहर उसे साधारण सा लगा। युवा मास्टर चेन, युवा मास्टर चेन। अनजाने में ही सड़क पर अधिक से अधिक लोग उसका अभिवादन करने लगे और तभी जियांग चेन को एहसास हुआ कि वह पूर्वी आंगन के क्षेत्र में पहुंच गया है। ईस्ट कोर्टयार्ड की स्थिति चाहे जो भी हो, फिर भी कुछ ईमानदार लोग ऐसे थे जो वास्तव में उनका सम्मान करते थे। इसका कारण ये था कि उनके पिता एक परोपकारी व्यक्ति थे। ईस्ट कोर्टयार्ड की आय हाल के वर्षों में बहुत अधिक रही थी, लेकिन उससे नीचे के वर्गों पर लगने वाले कर सबसे कम थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। युवा स्वामी चेन, पश्चिमी आंगन के कुछ लोग तियानई की दुकान पर हंगामा कर रहे हैं। क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? अचानक किसी ने कहा। ओह! जियांग चेन को पता था कि वेस्ट कोर्टयार्ड विभिन्न बहाने बनाकर ईस्ट कोर्टयार्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर रहा था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसलिए वह तियानई की दुकान पर गया और वास्तव में उसने दुकान के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह देखा। भीड़ के बीच से बहस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ली होंग, तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरी ईस्ट कोर्टयार्ड की दुकान है। तुम्हारे लोग इसे क्यों हथियाएंगे? ये फैन तू की आवाज थी, उसकी तेज आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल था। ली होंग, वेस्ट कोर्टयार्ड के प्रबंधकों में से एक, अंकल फैन का कट्टर दुश्मन। जियांग चेन जानता था कि आज का मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। तियानाई की दुकान एक कपड़ों की दुकान थी, लेकिन इसे कम मत समझिए, इसके पीछे कई रंगाई कारखाने भी थे और नानफेन रिज में कपड़ों के लिए सभी कच्चा माल यहीं से आता था। अब जबकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, सभी को नए कपड़े खरीदने की जरूरत थी और यह अनुमान लगाया जा सकता था कि आने वाले महीनों में व्यापार बहुत तेज रहेगा। इस समय वेस्ट कोर्टयार्ड द्वारा तियानाई शॉप पर कब्जा करने का प्रयास ईस्ट कोर्टयार्ड के लिए एक प्रमुख वित्तीय स्रोत को बंद करने के उद्देश्य से किया गया था। अध्याय 9, वज्र द्वारा दानव मुट्ठी को वश में करना। चाहे पूर्वी आंगन हो या पश्चिमी आंगन, दोनों ही जियांग मनो परिवार के नाम पर हैं। अब जब आपके पूर्वी आंगन की हालत खराब हो गई है और वहां कर्मचारियों की कमी है, तो कई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे आय में भारी गिरावट आई है। अंततः इसका खामियाजा जियांग मनो परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ आपके व्यवसाय को संभालने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। जियांग चेन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और उसने ली होंग को चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा, जो फैन तू की गुस्से भरी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। बकवास बंद करो, बाहर निकलो। फैन तू बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था। फैन तू, तुम कृतघ्न हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि पूर्वी प्रांगण पहले जैसा ही पूर्वी प्रांगण है? तुम्हारा स्वामी अब यहाँ नहीं है, तो तुम्हें इतना अहंकार करने का क्या अधिकार? ली होंग भी क्रोधित हो गया और उसने तीखी टिप्पणी की।
फिर भी मैं तुम्हें अच्छी तरह पीट सकता हूँ। यह जरूरी नहीं कि सच हो। इस बिंदु पर दोनों चुप हो गए और उनके आसपास के लोगों ने चतुराई से रास्ता दे दिया। फैन तू बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ली हॉन्ग भी वैसी ही थी। लगता है तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मान न जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली हॉन्ग ने अपना कदम उठाया। उसने हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया। एक ही वार में अचानक हवा में से एक झुलसा देने वाली गर्मी की लहर प्रकट हुई, और अगर यह और अधिक स्पष्ट होती तो यह एक अग्नि ड्रैगन की तरह दिखती। जो है सामने रखो। फैन तू दहाड़ते हुए मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। दोनों हटे कट्टे आदमी तुरंत आपस में भिड़ गए। एक धमाके के साथ मुठ्ठियां हथेली से टकराईं और दोनों में से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय उनके पैरों के नीचे की नीले पत्थर की पटियाएं अनगिनत दरारों में फट गईं और बिखरी हुई बजरी उनके सिर के ऊपर लटके साइनबोर्ड में घुस गई। वहां मौजूद लोग चौंक कर और पीछे हट गए। तो तुम्हारा साम्राज्य उन्नत हो गया है, इसीलिए तो तुम इतने घमंडी हो। फैन तू ने होंठ सिकोड़े और बाएं हाथ से एक और मुक्का मारा। ये सिर्फ दायरे की बात नहीं है। ली हॉन्ग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और पल भर में उसकी उठी हुई बाईं हथेली पर अनगिनत परछाइयां दिखाई दीं, जो एक दूसरे पर भारी रूप से चढ़ गईं, और फिर जैसे ही उसने प्रहार किया, वे अचानक आपस में विलीन हो गईं। यह एक बार फिर मुक्केबाजी और हाथ की लड़ाई थी, लेकिन इस बार फांतू को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह कई कदम पीछे हट गया और बड़ी मुश्किल से सीधा खड़ा रह पाया। फैन तू को अपने पूर्व अधीनस्थ से इतने जोरदार हमले की उम्मीद नहीं थी। हा, फैन तू, कैसा लगा? मेरी नई सीखी हुई हथेली की तकनीक बुरी नहीं है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, यहां से चले जाओ और मुझे स्वर्ग के वस्त्रों की दुकान का कार्यभार आराम से संभालने दो। सपने देखते रहो। फैन तू ने दर्द सहन किया, अपनी छाती फुलाए और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था। किनारे से देख रहे जियांग चेन को पता था कि फैन तू के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह समय रहते आगे बढ़ा और बोला, रुको। युवा प्रभु, युवा मास्टर चेन। ली हॉन्ग जैसा बाहरी व्यक्ति बेशक जियांग चेन का अपमान जियांग की तरह लापरवाही से नहीं कर सकता था, लेकिन युवा स्वामी कहकर संबोधित करने में उसके लहजे में कोई सम्मान नहीं था। स्टीवर्ट ली और स्टीवर्ट फैन हाल ही में ठीक हुए हैं और उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। इस तरह से जीतना आपके लिए अनुचित है। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। ली हॉन्ग ने इस कथन पर उपहास व्यक्त किया। दूसरी ओर फैन तू को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। हारना या जीतना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसे स्वीकार न करना थोड़ा शर्मनाक होता। 7 दिनों में स्टीवर्ट फैन की चोटें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। तब आप दोबारा प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जियांग चेन ने ली हॉन्ग की ओर तिरछी नजर डाली, उसे बहस करने का मौका न देते हुए कहा, अगर स्टीवर्ट फैन हार जाता है तो हेवनली गारमेंट शॉप पर आपके वेस्ट कोर्टयार्ड का कब्जा हो जाएगा। सचमुच? ली हॉन्ग बेहद खुश हो गई। युवा स्वामी। फैन तू का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। भले ही वह जीत न पाए, पर वह स्वर्ग वस्त्र की दुकान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। भले ही पूर्वी आंगन इसे अपने पास न रख पाए, पर वह पश्चिमी आंगन को इसका लाभ नहीं उठाने देगा। हालांकि पूर्वी आंगन के युवा स्वामी के रूप में जियांग चेन के शब्दों का अर्थ पश्चिमी आंगन को मुफ्त लाभ देना था। तो फिर सौदा पक्का। सब लोग गवाह बनो। 7 दिन बाद हम ठीक इसी जगह पर फिर से मुकाबला करेंगे। ली हॉन्ग को कहीं पछतावा न हो जाए, इस डर से उसने झट से सौदा पक्का कर लिया। इतनी जल्दी मत करो, मैं ही अकेला शर्त कैसे लगा सकता हूँ? अगर स्टीवर्ट ली हार गया तो फिर क्या होगा? जियांग चेन ने पूछा। मैं खोता हूँ। ली हॉन्ग ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, युवा मास्टर चेन, आप क्या सोचते हैं? 100 अग्नि ड्रैगन घोड़े। सर्दियों की शुरुआत के बाद आम घोड़े पहाड़ों में 1 इंच भी मुश्किल से चल पाते थे, लेकिन फायर ड्रैगन घोड़े अलग थे। उनमें प्राचीन क्रूर जानवर फायर ड्रैगन का वंश था और वे भीषण ठंड से नहीं डरते थे। सर्दियों में 10,000 पहाड़ों में फायर ड्रैगन हौज ही सब कुछ थे। फैन तू को लगा कि जियांग चेन का दांव घाटे का सौदा नहीं था, लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि क्या वे जीत सकते थे। अच्छा, सौदा पक्का, ली हॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा। फैन तू को अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस हो रहा था। वापस लौटते समय फैन तू ने काफी देर तक विचार किया और अंत में कहा, युवा स्वामी, ली हॉन्ग के क्षेत्र में सुधार होना एक बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक बहुत ही शक्तिशाली हथेली की तकनीक सीख ली है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। चिंता मत करो, हथेली से वार करने की वो तकनीक उतनी असरदार नहीं है।
स्टीवर्ट फैन, मैं तुम्हें मुक्केबाजी की कुछ तकनीकें सिखाऊंगा जिससे 7 दिनों में तुम्हारी जीत पक्की है। मुक्केबाजी की तकनीक। फैन, तूने जियांग चेन को संदेह भरी नजरों से देखा। पिछली बार जब उसके गंभीर घाव ठीक हुए थे तब से उसे गाओ यू से जियांग चेन के रहस्यों के बारे में निर्देश मिलते रहे थे। अगर जियांग चेन खुद कुछ नहीं कहता तो वह पूछ भी नहीं सकता था। पूर्वी आंगन में वापस आकर जियांग चेन ने कागज और एक ब्रश ढूंढा और उस पर एक मार्शल आर्ट लिख डाला, वज्र दानव वशीकरण मुट्ठी। जियांग चेन फिलहाल खुद इस मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन ये फेंतु के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। ये फेंतु, जो अब तक संशय में था, ने लिखित मुट्ठी तकनीक को अपनाया। बस कुछ ही नजरों में वह इतना मोहित हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जियांग चेन ने गंभीरता से कहा, जब तक आप बुनियादी बातों में महारत हासिल कर लेते हैं, आप उसे आसानी से हरा देंगे। हालांकि अभ्यास करने के बाद उस प्रतिलिपि को नष्ट कर दें और इसे हमेशा के लिए गुप्त रखें। युवा प्रभु, मैं समझ गया। समय कीमती था, इसलिए फेंतु वज्र दानव वशीकरण मुट्ठी को अपने निवास स्थान पर वापस ले गया। जियांग चेन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया, उसे पूरा भरोसा था। ये तथ्य कि वज्र दानव वशीकरण मुट्ठी को लिनग्योन हॉल में शामिल किया जा सकता है, पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। मुझे औपचारिक रूप से भी खेती करने की आवश्यकता है। पहले तो सिर्फ उसकी नसों को ठीक करना था, अब साधना के लिए एक तकनीक चुनने का समय आ गया था। दिवंगत जियांग चेन के पास पहले से ही एक साधना तकनीक थी जो उन्हें उनके पिता द्वारा सिखाई गई थी, और यह पूरे 10,000 पहाड़ों के सापेक्ष एक प्रशंसनीय और प्रतिष्ठित साधना तकनीक थी। 16 वर्ष की आयु से पहले 9 स्वर्गों तक साधना कर पाना पूरी तरह से इसी साधना तकनीक के कारण संभव हो पाया था। हालांकि जियांग चेन के विचार में इस साधना तकनीक को केवल कामचलाउ ही माना जा सकता है। उसके पास बेहतर विकल्प थे, और साधना तकनीकें उन गहन साधना तकनीकों जैसी नहीं थीं जिनमें स्वयं के लिए कुछ विशेष योग्यताएं आवश्यक हों। सभी साधना तकनीकें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, उनमें केवल प्रकृति का अंतर होता है। इन भेदों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: आज्ञा पालन, तत्परता, लूटपाट और भक्षण। आज्ञा पालन सबसे आम है। अधिकांश साधना तकनीकें आपको स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संवाद करना, स्वर्ग और पृथ्वी की आज्ञा का पालन करना और स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करने देना सिखाती हैं। इच्छा शक्ति अधिक शक्तिशाली होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय रूप से स्वयं की ओर एकत्रित होती है। फिर लूटपाट को समझना भी आसान है। चाहे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तैयार हो या न हो, उसे सीधे तौर पर छीन लिया जाता है। भक्षण सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ साधना तकनीक है जो लूटपाट के समान है, लेकिन लूटपाट अत्यधिक आक्रामक होने के कारण प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा मिश्रित और अशुद्ध होती है, जो समय के साथ छिपे हुए खतरे पैदा कर सकती है। हालांकि भक्षण करना अलग बात है। चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा में अशुद्धियां हो या न हो, ये सब शुद्ध सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अपने भीतर संग्रहित हो जाती है। इन 4 प्रकार की साधना तकनीकों को 9 स्वर्ग महाद्वीप पर 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, गहन श्रेणी और पीली श्रेणी। पीली श्रेणी की साधना तकनीकें आज्ञाकारी होती हैं, जबकि स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीकें भस्म करने वाली होती हैं। अध्याय 10 कीमियागर। जिस साधना तकनीक का अभ्यास जियांग चेन करने वाला था, उसे स्वर्ग भक्षण कला कहा जाता था, और इसके नाम से ही पता चलता था कि यह एक दिव्य उच्चतम श्रेणी का कौशल था। इस शरीर द्वारा पहले विकसित की गई साधना तकनीक मात्र एक उच्च कोटि की थी। सर्वोत्तम दिव्य कौशल के साथ मुझे विश्वास नहीं है कि मैं नए साल से पहले जुयुआन क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता। युवा स्वामी, क्यूई एकत्र करने वाली गोली पहुंचा दी गई है। इसी समय एक नौकरानी उसके सामने आई, जिसके हाथ में जैद की एक बोतल थी। फिर जियांग चेन को याद आया कि यह शीतकालीन शिकार का इनाम था: 5 जनरल स्तर के भयंकर जानवर और 5 क्यूई गैदरिंग पिल। बहुत बढ़िया, इन्हें यहाँ ले आओ। स्पिरिट पिल्स को 1 से 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ची गैदरिंग पिल प्रथम श्रेणी की स्पिरिट पिल है, और संत क्षेत्र में इस प्रकार की स्पिरिट पिल का सेवन केवल गरीब परिवारों के बच्चे ही करते हैं। हालांकि जियांग मनो की अभी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये साधारण प्रथम श्रेणी की स्पिरिट पिल अपेक्षाकृत दुर्लभ संसाधन है। हम बोतल उठाते हुए जियांग चेन ने एक गोली अपने हाथ में निकाली और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। महल में स्पिरिट पिल्स को किसने परिष्कृत किया? उसने पूछा। युवा स्वामी, आध्यात्मिक रसायन शास्त्री कितने महान होते हैं। जियांग मनो में आध्यात्मिक रसायन शास्त्री कैसे हो सकते हैं?
वे हमेशा अपनी सामग्री स्वयं तैयार करते हैं और फिर उन्हें परिष्कृत करने में मदद के लिए बायशुई शहर में आध्यात्मिक रसायन शास्त्री को आमंत्रित करने जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है। किसी भी शक्ति को जितनी मात्रा में स्पिरिट पिल्स की आवश्यकता होती है, वह बहुत अधिक होती है और आमतौर पर उनके पास अपने स्वयं के आध्यात्मिक कीमियागर होते हैं। लेकिन जियांग मनो ने वास्तव में ऐसा नहीं किया। बाहरी लोगों को आमंत्रित करने की आवश्यकता थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना महंगा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग चेन ने पाया कि स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति या तो पर्याप्त कुशल नहीं था या शायद मेहनती नहीं था। शायद भुगतान मिलने के कारण आध्यात्मिक कीमियागर को सामग्रियों के बारे में बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए वह कुछ हद तक लापरवाह था। जियांग चेन एक नज़र में ही बता सकता था कि उसके हाथ में मौजूद 5 क्यूई गैदरिन पिल्स में से कई सामग्रियों का उपयोग द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट पिल्स के लिए किया जा सकता है। इन्हें प्रथम श्रेणी की स्पिरिट पिल पर इस्तेमाल करना एक तरह से व्यर्थ ही होगा। बेशक ऐसा करने का लाभ ये था कि कीमियागरी की सफलता दर सुनिश्चित हो सके। जियांग मनो के लोग इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और धोखा खाने के बावजूद भी वे उस आध्यात्मिक रसायनज्ञ के प्रति कृतज्ञ थे। क्या परिष्करण के लिए बेहतर सामग्रियों का उपयोग कौशल की कमी के कारण हुआ था या ये जानबूझकर की गई छलकपट थी? पहली संभावना अधिक थी, क्योंकि दूसरी संभावना से उस आध्यात्मिक कीमियागर को कोई लाभ नहीं मिलता था। इस तरह इनका उपभोग करना वास्तव में फिजूल खर्ची है। जियांग चेन को लगा कि कुछ करना जरूरी है और उसने निर्देश दिया, मेरे लिए एक बर्तन पानी लाओ, कुएं का पानी। ठीक है। नौकरानी को पता नहीं था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया। कुछ ही समय बाद जियांग चेन के सामने साफ पानी से भरा एक बेसिन लाया गया। जियांग चेन ने 5 गैदरिंग पिल को अपनी हथेली में पकड़ा, फिर अपना हाथ पानी में बढ़ाया, अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची को अपने हाथ में एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया। धीरे धीरे उसकी हथेली से हल्की सी चमक निकलने लगी और उसी समय उसकी उंगलियों के बीच से गाद बहने लगी। जब यह प्रक्रिया पूरी हुई तो जियांग चेन के हाथ में मौजूद क्यूई गैदरिंग पिल्स का आकार 1 इंच छोटा हो गया, मानो उन पर से बेकार अशुद्धियों की एक परत हटा दी गई हो। यह सचमुच बहुत सरल है। जियांग चेन ने इसे द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट पिल में नहीं बदला, जिसके लिए शून्य से कुछ बनाने की क्षमता की आवश्यकता होती। उसने केवल स्पिरिट पिल की गुणवत्ता में सुधार किया। स्पिरिट पिल के प्रत्येक ग्रेड के लिए गुणवत्ता रसायनज्ञ के कौशल स्तर और औषधीय सामग्रियों के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, प्रथम श्रेणी की साधारण आत्मा की गोली, प्रथम श्रेणी की उत्कृष्ट आत्मा की गोली, प्रथम श्रेणी की सच्ची आत्मा की गोली, प्रथम श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोली। क्योंकि पिछले आध्यात्मिक रसायनज्ञ ने सामग्रियों को बर्बाद किया और साधारण स्पिरिट पिल्स का निर्माण किया, इसलिए जियांग चेन ने उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी में उन्नत किया और उनमें से एक तो ट्रू ग्रेड तक भी पहुंच गई। जियांग चेन, जो अपने दायरे को पार करने ही वाला था, ऐसा परिणाम देखकर बहुत खुश हुआ। 7 दिन बाद एकांत में साधना कर रहे जियांग चेन ने आंगन के बाहर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी और एक समझदारी भरी मुस्कान प्रकट की। इसके तुरंत बाद उसने फैन तू की दिल खोलकर हंसने की आवाज सुनी। फैन तू ने दरवाजा खोलते हुए कहा, हा, युवा स्वामी, आपने मुझे मुक्केबाजी की जो तकनीकें सिखाई वे सचमुच अद्भुत हैं। मैंने अभी अभी बुनियादी बातें सीखी हैं और मैंने ली होंग को इस कदर पीटा कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। जियांग चेन को ऐसे परिणाम से आश्चर्य नहीं हुआ। 100 अग्नि ड्रैगन घोड़े, इससे पूर्वी प्रांगण की शोभा निश्चित रूप से बढ़ेगी और सर्दियों का सामना करना बहुत आसान हो जाएगा। फैन तू अपने युवा स्वामी के प्रति प्रशंसा का भाव महसूस करने लगा। अंकल फैन, मेरे लिए एक अच्छा सा चुन लीजिए, मुझे सवारी की जरूरत है। कोई बात नहीं, अंकल फैन पर छोड़ दो। फैन तू ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया और तुरंत उसके लिए घोड़ा चुनने चला गया। दोपहर में एक और खबर आई, मदद मांगने गई गाओयू वापस लौट आए हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर होगी। जियांग चेन गाओयू का अभिवादन करने के लिए पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में आया, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया कि मामला गंभीर है। माँ तो अपने चेहरे पर सब कुछ दिखा देती है ना? जियांग चेन मन ही मन सोच रही थी और साथ ही पूछ रही थी, माँ, क्या हुआ? गाओयू बोलने से हिचकिचा रही थी, उसके चेहरे पर आक्रोश, शिकायत और गहरी बेबसी के भाव थे। उसने कहा, जियांग चेन, मैं सचमुच बेकार हूँ। सास। जियांग चेन अपनी माँ की रोने की आदत से वाकिफ था, लेकिन शुक्र है कि नौकरानी जुएर चुप नहीं रह सकी। जुएर, तुम उसे बता दो। युवक स्वामी, वो सुपरिवार तो बहुत ही नीच है।
निश्चित रूप से जुएर खुद को रोक नहीं पाए और उसने सू परिवार पर आरोप लगाते हुए अपनी भड़ास निकाल दी। इस बार गाओ युए का सू परिवार से मदद मांगने जाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। जब हम पहली बार गए तो हमें सू परिवार के मुखिया नहीं दिखे और सू कियान हमें एक बगल के हॉल में ले गई, जहां हमने पूरे 1 घंटे तक इंतजार किया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि वह सू कियान का प्रेमी है, और उसने हमसे कहा कि सू कियान को परेशान न करें, क्योंकि पूर्वी आंगन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये केवल एक कोरी कल्पना है। मैडम, और मैंने शुरू में सोचा था कि यह सू कियान का सगाई तोड़ने का तरीका है, इसलिए हम सू परिवार के मुखिया से मिलकर मामले को स्पष्ट करना चाहते थे और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होना चाहते थे। नतीजतन सू कियान ने सीधे लोगों को हमें भगाने का आदेश दिया। सू कियान जियांग चेन की मंगेतर थी। जब वह महिला जियांग मनो में आती थी तो वह गाओ युए के प्रति बहुत सम्मानजनक और आज्ञाकारी थी और बहुत ही मीठी वाणी वाली थी। अब किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार करना सचमुच इस कहावत को साबित करता है, आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जानते हैं लेकिन उसका दिल नहीं। सू परिवार को पहले जियांग चेन इसलिए पसंद आया था क्योंकि उसका एक पिता था और उसमें जियांग मनो परिवार का मुखिया बनने की क्षमता थी। लेकिन अब इनमें से एक खो गया है और दूसरा खोने की प्रक्रिया में है। सू परिवार मूर्ख नहीं है, वे अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? इसलिए सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। ये सुनकर कि उसकी मां को न केवल मदद नहीं मिली बल्कि सू परिवार ने उसे इस तरह अपमानित भी किया, जियांग चेन को बहुत घुटन महसूस हुई। लोगों का निर्दयी होना एक बात थी, लेकिन उन्हें इस तरह की क्रूरता क्यों अपनानी पड़ी? क्या आपने अंत में सू परिवार के मुखिया को नहीं देखा? नहीं, लेकिन वापसी में सू परिवार के मुखिया ने 2 पत्र भेजे। एक में उन्होंने कहा कि सू कियान युवा और अनुभवहीन है और आशा जताई कि महोदया को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि मामला स्पष्ट हो चुका है इसलिए सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होना ही बेहतर है। जब तक विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, सू परिवार पूर्व विचार के आधार पर मदद कर सकता है। रद्दीकरण पत्र। जियांग चेन की आंखें सिकुड़ गईं। सगाई एक गंभीर मामला है, इसे मौखिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता या एकतरफा रूप से भंग नहीं किया जा सकता। यह तभी अमान्य होती है जब दोनों पक्ष लिखित रूप में हस्ताक्षर करते हैं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ सू कियान का इरादा नहीं है, बल्कि पूरे सू परिवार का इरादा है। लेकिन 10,000 पहाड़ों में कोई प्रमुख शक्ति न होने के बावजूद सू परिवार इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वह जियांग मनो को इस तरह ठुकरा दे? यही बात जियांग चेन को समझ नहीं आ रही थी। युवा स्वामी सू कियान ने भी मेरिडियन उद्घाटन समारोह में भाग लिया और उसने जो क्षमता जागृत की है वह आश्चर्यजनक है। 10,000 पहाड़ों में कई शक्तियों और शक्तिशाली व्यक्तियों ने सुलह का हाथ बढ़ाया है और पूरे सू परिवार का रुतबा तेजी से बढ़ रहा है। जुएर। चुप बैठी गाओ युए ने अचानक फटकार लगाई। जियांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से समझ गया, कोई बात नहीं, चाहे वह दिव्य मेरिडियन ही क्यों न हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।